देखिए, सबसे पहली बात अगर संख्या का किया जाए तो संख्या को हम दो भाग में बांटा करते हैं। हाँ मेरे भाई, संख्या को हम दो भाग में बांटा करते हैं, जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एक जो है वह रियल नंबर है, क्या है, रियल नंबर्स है, और दूसरा जो है वह क्या है, इमेजिनरी नंबर्स है। रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स। संख्या कितना प्रकार का मूल था, दो प्रकार का। इसी का शाखा फिर आगे बढ़ते चला जाएगा, लेकिन मूलतः जो संख्या होगा वह दो प्रकार का, रियल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स। चलिए बात करते हैं रियल नंबर्स का। रियल नंबर्स को हिंदी में कहा जाता है वास्तविक संख्या। क्या कहा जाता है मेरे भाई, वास्तविक संख्या। अब रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को पहले समझ लेते हैं। देखिए, वास्तविक संख्या के बारे में भी बहुत आप लोग के मन में उल्टा पुल्टा बात रहता है। आज के बाद मन में से वो सब बात हटा दीजिएगा, जो हम बताएंगे उसको आप केवल ध्यान में रखोगे। तो पहले रियल नंबर कहेंगे किसको, इसको समझिए। रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, सुन लो मेरे भाई, वैसी संख्याएं जिसको हम नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं, सब का सब रियल है। समझ गए बात को, जिसको संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है। जिस भी संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित किया जाए, सबका सब क्या है, रियल है। तो कई लोग देखते हैं कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं कि जीरो क्या है। आपसे पूछ दिया जाता है जीरो क्या है, आप हड़बड़ा जाते हो। भाई हड़बड़ा नहीं है, जीरो रियल है कि नहीं है। हाँ जीरो रियल है। क्यों जीरो रियल है, क्योंकि इसको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। तो आज के बाद कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए रियल नंबर के बारे में। वास्तविक संख्या कहने का मतलब वैसी संख्याएं जिसको नंबर लाइन पर डिनोट किया जा सके, सब का सब क्या है, रियल नंबर है। आप संख्या रेखा समझते होंगे, नंबर लाइन, यह माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव, माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव। जैसे डॉट डॉट इधर माइनस में 6, माइनस में 5 है ना, माइनस में 6, माइनस 5, माइनस 4, माइनस 3, माइनस 2, माइनस 1, प्लस 0, 1 2 3 4 5 6, आगे भी बढ़ते चला जाएगा। यही नंबर लाइन होता है, माइनस इन्फिनिटिव टू प्लस इन्फिनिटिव। रियल नंबर क्या बोला हमने, वैसी संख्या जिसको नंबर लाइन पर डिनोट किया जा सकता है, सबका सब क्या हो गया, रियल नंबर हो गया। हम आपसे हाथ जोड़कर बार बार विनती करते आ रहे हैं कि कृपया मेरा कॉपी आप तैयार कर लीजिए। आज के बाद आपको मैथ्स पढ़ने की कभी जिंदगी में आवश्यकता नहीं होगा, इसका गारंटी हम बार बार आपको दे रहे हैं। मजाक में मत दीजिएगा हमको, हम बार बार बोलते आ रहे हैं, है ना। चलिए, इसलिए शुरू से आप ध्यान देते चलिए। हम पहले ही बोल चुके हैं, खतरनाक क्लास चलेगा, कभी दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, और ना तो इससे ज्यादा कंसेप्ट आपको कहीं मिलने वाला। सारा चीज हम कलेक्शन करके आपको देंगे, कुछ भी एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता नहीं है। सारा प्रीवियस ईयर का प्रश्न, क्या क्या प्रश्न आया है किस किस टॉपिक से अभी तक, हर प्रश्न को क्लियर करवाएंगे। हाँ ध्यान दीजिएगा। तो अब इसका एग्जाम्पल समझते हैं, लेकिन उसके पहले एक जीरो पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए यह जीरो है, जीरो से लेफ्ट साइड जाओगे तो सारा निगेटिव इंटीजर होता है, जीरो से राइट साइड जाते हैं सारा पॉजिटिव इंटीजर को हम लिखते हैं संख्या रेखा पर, नहीं यही नंबर लाइन होता है। तो जिसको भी संख्या रेखा पर दर्शा लिए, सबका सब रियल है, और जिसको संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सकते हैं वह क्या हो गया, इमेजिनरी हो गया। आएंगे इमेजिनरी पर भी आएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा आया तो चर्चा कर देते हैं। देखिए जीरो का आप ख्याल रखिएगा, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, यानी जीरो जो होता है ना तो पॉजिटिव हुआ करता है मेरे भाई, और ना तो नेगेटिव हुआ करता है। लेकिन इस बात को बिल्कुल ख्याल में रखिएगा कि जीरो एक रियल नंबर है। अगर बोले क्यों है, तो संख्या रेखा पर दर्शा रहे हैं जीरो को, इसलिए वह रियल नंबर है। समझ गए बात को। तो आज के बाद रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या का आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वास्तविक संख्या कहने का मतलब वैसी संख्याएं जिसको संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सके, वह वास्तविक संख्या है, यानी जिसको नंबर लाइन पर हम डिनोट कर लिए। जैसे एग्जांपल भी देखिए, जैसे हमने लिखा है 9, अरे भैया तो 9 तो संख्या रेखा पर दर्शा ही सकते हैं ना, 9 7 -5 -3। अब यह माइनस में 7.5, यह कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। किस तरह, यह तो डेसिमल में आ गया, क्या इसको संख्या रेखा पर दर्शा, हाँ भैया दर्शा सकते हैं। पूछो कहां दर्शा सकते हैं,
तो इसको -8 और -7 के बीचों बीच दर्शा सकते हैं। ठीक है, संख्या रेखा पर तो दर्शा ही सकते हैं ना भाई। चलिए 11/5 इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा कितना आ जाएगा, तब 5 दूना 10 यानी 2.2 यानी इसका मान 2 और 3 के बीच में, तो इसको भी तो संख्या रेखा पर दर्शा रहे हैं। चलिए 5/7 इसका मान देखिए 0 और 1 के बीच में हो जाएगा, तो इसको भी तो संख्या रेखा पर दर्शा रहे हैं। देखो 0.65 यह भी मान 0 और 1 के बीच में, तो इसको भी तो संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है। चलिए आ जाइए 4.5 4 और 5 के बीच में हम इसको निरूपित करेंगे नंबर लाइन पर, तो यह भी एक रियल नंबर है। अब देखिए √2 का जहां तक सवाल है, √2 का मान क्या होता है 1.4142 समथिंग समथिंग यानी 1 और 2 के बीच में, तो इसको भी हम नंबर लाइन पर डिनोट कर रहे हैं, यह भी एक क्या है, रियल नंबर है। समझ गए ना बात को। तो जिसको भी हम संख्या रेखा पर दर्शा लेंगे नंबर लाइन पर, सब का सब क्या हो गया, रियल हो गया। और जिसको नंबर लाइन पर डिनोट नहीं कर सकते हैं, सब का सब क्या हो गया मेरे भाई, इमेजिनरी हो गया। इस बात से आप बिल्कुल एकदम ख्याल कीजिएगा इसमें। चलिए और ऐसा ही आप नोट करते चलिएगा, जैसे जैसे हम संख्या को बताएंगे वैसे वैसे आपको नोट करना है। चलिए अगला पर आते हैं। अब देखो मेरे भाई, हमने संख्या को दो भाग में बांटा है, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। अब बात करते हैं इमेजिनरी नंबर का। किसका बात करते हैं, इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या। हमने चर्चा कर दी आपके साथ, हमने बता दिया पहले आपको। यह तो बस आपके लिए है कि हम पूरा सही ढंग से आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि ऑफलाइन तो बैच है नहीं कि हम बोल के लिखवा देंगे आपको उतना। तो आपके लिए है, आप सही ढंग से कॉपी पर बारीकी ढंग से, जैसे मेरे बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा वैसे नोट करने का प्रयास करोगे, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा संख्या के बारे में। चलिए तो हमने पहले ही चर्चा कर दिया काल्पनिक नंबर यानी इमेजिनरी संख्या के बारे में, कि वैसी संख्या जिसको नंबर लाइन पर डिनोट नहीं किया जा सके, सबका सब क्या हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा। नहीं, अब देखिए इसी को दूसरा रूप में हम कैसे परिभाषित करेंगे। अच्छा एक बात सुनिए, काल्पनिक संख्या नाम से नहीं कुछ पता चलता है, जिसका केवल कल्पना किया जाए। समझ रहे हैं बात को। तो यह काल्पनिक संख्या है, नाम से पता चलता है काल्पनिक। आप देखिए इसको दूसरा रूप में कैसे परिभाषित करते हैं, वैसी संख्या जो किसी निगेटिव नंबर के स्क्वायर रूट के रूप में हो। स्क्वायर रूट समझते हैं ना भाई मेरे, स्क्वायर रूट का मतलब यह चिन्ह, यह चिन्ह यहां पर 2 छिपा होता है, आप 2 लिख भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत का बात नहीं है, यही स्क्वायर रूट होता है। थर्ड रूट का मतलब वहां 3 होता है, इसका मतलब हकीकत में हुआ पावर में 1/2। थर्ड रूट का मतलब हकीकत में पावर में 1/3। हर बात पर डिस्कस होगा। चलिए इसको दूसरा रूप में कैसे परिभाषित किए, वैसी संख्या जो किसी निगेटिव नंबर के स्क्वायर रूट के रूप में हो, वैसी संख्या जो किसी निगेटिव नंबर के स्क्वायर रूट के रूप में हो, वह क्या कहलाएगा, इमेजिनरी कहलाएगा, है ना। जैसे माइनस में √5, माइनस में √3 यानी √-3, √-9, यह सब क्या है, यह सब जो है इमेजिनरी नंबर है ना। आप इसको क्या, इसका तो कल्पना ही किया जा सकता है। समझ रहे हैं बात को। आपको हम क्या बोले, संख्या को दो भाग में बांटा हमने, एक रियल हो गया, दूसरा क्या हो गया मेरे भाई, इमेजिनरी हो गया। रियल कहने का मतलब वास्तविक संख्या यानी वैसी संख्या जिसको नंबर लाइन पर हम डिनोट कर सकते हैं, वह सब का सब रियल हो गया। और दूसरा जो इसका संख्या का पार्ट था वह इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या यानी वैसी संख्या जिसको नंबर लाइन पर हम डिनोट नहीं कर सकते हैं, वह काल्पनिक संख्या कहलाता है। इसको दूसरा रूप में हमने परिभाषित किया कि वैसी संख्याएं जो किसी निगेटिव नंबर को स्क्वायर रूट के, यानी वैसी संख्या जो किसी निगेटिव नंबर के स्क्वायर रूट के रूप में हो, निगेटिव नंबर के स्क्वायर रूट के रूप में हो। जैसे माइनस में अंडर रूट माइनस में 5, अंडर रूट माइनस में 3 है ना, अंडर रूट माइनस में 9, आप आगे भी लिख सकते हैं अंडर रूट माइनस में 11, अंडर रूट माइनस में 15, यह सब का सब आपका इमेजिनरी हो जाएगा। अब देखिए यहां पर एक बात समझना है मेरे भाई। अब बात क्या समझना है, देखो जैसे हम चर्चा कर लेते हैं अंडर रूट माइनस में 5 का, अंडर रूट किसका, माइनस में 5 का। अरे मेरे भाई इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको क्या लिख सकते हो, तो इसको लिखेंगे अंडर रूट 5 गुना अंडर रूट माइनस में 1। क्या लिखेंगे, अंडर रूट 5 गुना अंडर रूट माइनस में 1। अब बोलिए क्या सर ये बात बराबर है, अरे भाई बराबर है। पूछो कैसे बराबर है, सब बात बताएंगे आपको। अच्छा तो यह दोनों तो रूटे में है,
रूट का मतलब होता क्या है, पावर में 1/2, तद गुना में है ये है, दोनों पर पावर 1/2 है ये, तो दोनों को एक के बार गुना में करके पावर में 1/2 लगा देंगे, तो दोनों को रूट में लग के गुना करेंगे, अंडर रूट माइनस में 5 के बराबर हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? अब देखिए यहां समझना है एक बात आप, अब क्या समझना है, यहां पर जो आपको अंडर रूट -1 दिख रहा है ना मेरे भाई, अंडर रूट -1 जो दिख रहा है, इसको नाम दिया जाता है आयोटा। क्या नाम दिया जाता है? आयोटा। क्या नाम दिया जाता है मेरे भाई? आयोटा। क्या हो गया? आयोटा। अब देखिए, तो हमने अंडर रूट -5 को ब्रेक किया, √5 गुना अंडर रूट -1। अंडर रूट -1 को क्या कहा जाता है? आयोटा कहा जाता है। इसको आई से निरूपित किया जाता है। क्या किया जाता है? इसको आई से निरूपित किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो आई बराबर हो जाएगा अंडर रूट है ना -1, अंडर रूट -1। अतः आई स्क्वायर बराबर, आप यहां लिख सकते हैं, अतः आई स्क्वायर बराबर मेरे भाई, आई स्क्वायर बराबर हो जाएगा, देखिए स्क्वायर का रूट कैंसिल हो जाएगा, आई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आपका मेरे भाई? -1 है ना, आई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? -1। समझ गए बात को? तो आयोटा से भी आपको हमने आज परिचित करवा दिया। आयोटा का मान क्या होता है? आयोटा को आई से निरूपित किया जाता है। आई का मान क्या होता है? अंडर रूट -1, अंडर रूट -1। अतः आई स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाएगा आपका? आई स्क्वायर इजकल टू हो जाएगा -1 है ना, आई स्क्वायर इजकल टू -1। तो आयोटा समझ लिया आप, इसको आई से निरूपित किया जाता है। इसी प्रकार आप सबको ब्रेक कीजिएगा ना, जितना भी आपका रियल नंबर है, इमेजिनरी नंबर है, जैसे अंडर रूट -3, तो इसको भी जब लिखेंगे तो लिखेंगे अंडर रूट 3 गुना अंडर रूट -1, वेयर अंडर रूट -1 जो होगा यहाँ पे क्या होगा? आयोटा होगा। आयोटा को आई से निरूपित किया जाता है, आई बराबर अंडर रूट -1, अतः आई स्क्वायर इजकल टू -1। वर्क करेंगे, रूट कैंसिल हो जाएगा मेरे भाई। क्लियर हो गया? अब देखिए, चलिए अब ध्यान दीजिए आगे। अब देखो, संख्या को हमने दो भाग में बांट के बताया था, एक रियल दूसरा इमेजिनरी। अब यह दोनों मिलाकर के एक संख्या बनता है जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। आपको 11-12 के सिलेबस में पढ़ना होगा कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, जिसको जेड से निरूपित किया जाता है। आप पढ़े होंगे, वेयर जेड इजकल टू ए प्लस आई बी ना। अच्छा देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है यह दोनों का मिला हुआ रूप है, नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या। अब देखिए, तो वैसी संख्याएं, देखिए इससे तो प्रश्न बहुत कम ही पूछा जाता है, लेकिन जो भी पूछा जाता है आपको जानकारी होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या यानी वैसी संख्या जो a प्लस आई बी के रूप में हो। आई समझ रहे हैं ना, वेयर आई इजकल टू अंडर रूट -1। आई क्या है? आयोटा है। चलिए ध्यान दीजिएगा, वैसी संख्या जो a प्लस आई बी के रूप में हो उसको कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है, नहीं सम्मिश्र संख्या कहा जाता है। इसको जेड से निरूपित किया जाता है, यानी जेड बराबर a प्लस आई बी, जेड बराबर a प्लस आई बी मेरे भाई। अब यहां समझिए, a जो है यहां पर, a क्या हो गया आपका? a जो हो गया आपका रियल पार्ट, a क्या हो गया मेरे भाई? ये रियल पार्ट हो गया। जबकि आई बी आपका क्या हो गया? आई बी जो हो गया वह इमेजिनरी हो गया। आई बी क्या हो गया मेरे भाई? आई बी यहां पे हो गया इमेजिनरी। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का निर्माण दोनों संख्याओं से मिलकर हुआ करता है। कौन कौन? रियल और इमेजिनरी, रियल और इमेजिनरी। काल्पनिक संख्या को किस रूप में लिखा जाता है? a प्लस आई बी के रूप में। इसको कैसे निरूपित किया जाता है? तो z से निरूपित किया जाता है। कैसे मेरे भाई? z से। अब देखिए, एक प्रश्न पूछा गया था। अब प्रश्न क्या पूछा गया था हम एक बार चर्चा करते हैं, तब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए, सीडीएस के एग्जाम में एक प्रश्न आया था, वह प्रश्न यह था कि जेड बराबर 3 प्लस में 4i, समझ रहा है ना, यह जो है 3 प्लस में 4i क्या है आपका? यह जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो आपसे वहां पूछा गया था एग्जाम में कि इसका मॉडुलस बताइए। क्या बताइए? मॉडुलस बताइए। इसको मैग्नीट्यूड भी बोला जाता है।
इसका मॉडुलस फाइंड करने के लिए पूछा गया था। है तो बहुत आसान चीज, अभी इधर के एग्जाम में नहीं पूछा गया मेरे भाई, लेकिन आपको जानकारी होना चाहिए क्योंकि हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। तो एक बात इसमें आपको अब क्या ध्यान रखना है कि मैग्नीट्यूड या मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म का होगा, ए प्लस आई बी के रूप का होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म का होगा, ए प्लस आई बी के फॉर्म का होगा। अतः मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा मेरे भाई, आई बी हो जाएगा। अब एक बात समझिए, तो अगर जेड बराबर आपका 3 + 4 आई है, 3 + 4 आई है, तो अगर मॉडुलस ऑफ जेड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर, 16 और 25 का कितना 5। यह प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है भाई, ऐसा फालतू का बात हम आपसे नहीं कर रहे हैं। तो यह बात हमने आपको चर्चा किया। तो पहले संख्या को दो भाग में बांटा गया, रियल इमेजिनरी, रियल इमेजिनरी। जिसको संख्या रेखा पर दर्शा लिए सबका सब रियल है, जिसको संख्या रेखा पर निरूपित नहीं किया जा सके वह इमेजिनरी है। उसको दूसरा रूप में अगर परिभाषित करना होगा आपको, तो किसी भी नेगेटिव नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है वह काल्पनिक संख्या कहलाता है, इमेजिनरी नंबर कहलाता है। दोनों का जो मिला हुआ रूप है, एक नया संख्या नाम पड़ता है उसका नाम है सम्मिश्र संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर। यह जो होता है ए प्लस आई बी के फॉर्म में होता है, इसको जेड से निरूपित किया जाता है, मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का इतना जानकारी आपको कम से कम होना चाहिए। समझ रहे हैं बात को। चलिए अब बात आगे बढ़ाते हैं। अब एक बात सोचो मेरे भाई, संख्या को दो भाग में बांटा था, रियल इमेजिनरी। इमेजिनरी का कहानी वहीं खत्म, वह केवल कल्पनाओं में है। अब जो बटेगा वह रियल बटेगा, इमेजिनरी का कहानी वहीं समाप्त कीजिए। कॉम्प्लेक्स तो दोनों का मिला हुआ रूप हुआ। अब जो भी संख्या का प्रारूप निकल करके आएगा ना, कहां से निकल के आएगा, रियल नंबर से, रियल नंबर से। ये बात ध्यान रखिए। चलिए अब रियल नंबर को हम लिखने के आधार पर दो भाग में बांटते हैं, इंटीजर नंबर्स और डेसिमल नंबर्स। अच्छा एक बात बताइए, जब आपको हम रियल नंबर का एग्जाम्पल बता रहे थे तो वहां आपको देखने के लिए ऐसा मिला होगा, कहानी तो उसका हम यह बताए कि जिसको संख्या रेखा पर दर्शा लिए सबका सब रियल है। वहां जब एग्जाम्पल उसका बता रहे थे तो ऐसा आपको देखने के लिए मिला होगा कि कुछ एग्जाम्पल हम पूरा पूरा मान के रूप में ले रहे थे, जैसे 5, जैसे 7, जैसे -8, -9, 0। लेकिन कुछ ऐसा भी एग्जाम्पल हमने लिया था जो डेसिमल में था, दो संख्या के बीच का मान 4.5, 0.65, 4.65। समझ रहे हैं बात को। तो लिखने के आधार पर संख्या को दो भाग में बांटा जाता है, इंटीजर नंबर्स और डेसिमल नंबर। इंटीजर मतलब क्या हुआ, पूरा पूरा बताएंगे, इंटीजर का कहानी बताएंगे, पूरा पूरा मान। और डेसिमल समझ रहे हैं, दो इंटीजर के बीच का मान, दो इंटीजर के बीच का मान, और नहीं उसके बीच में कोई भी मान। चलिए तो इंटीजर नंबर से पहले चर्चा हो जाए। इसको हिंदी में कहा जाता है पूर्णांक संख्या। अब एक बात ध्यान रखिएगा, अब इंटीजर कहेंगे किसको, आपको संख्या रेखा दर्शा दिए आपके समक्ष, -∞ टू +∞, उसमें जीरो भी आता है ना मेरे भाई। अब इंटीजर्स का चर्चा हो जाए, यानी पूर्णांक संख्या। देखो मेरे भाई, सभी पॉजिटिव तथा सभी निगेटिव संख्याएं शून्य सहित पूर्णांक संख्या कहलाती है। क्या बोले, सभी पॉजिटिव तथा निगेटिव संख्याएं शून्य सहित पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। आप एकदम सुरक्षित ढंग से इसे कॉपी पर लिखिएगा, एकदम बढ़िया लगेगा लिखने में भी, देखने में भी, और मजा आएगा एग्जाम में भी, क्योंकि एग्जाम में एकदम छोटा छोटा बात को लेकर प्रश्न आता है, वहां कंफ्यूज। तो पूर्णांक संख्या समझ गए आप, इंटीजर नंबर्स, यानी सारा पॉजिटिव नंबर सारा निगेटिव नंबर शून्य सहित क्या कहलाता है, पूर्णांक संख्या कहलाता है। जीरो के बारे में बताए थे ना, जीरो ना तो पॉजिटिव के पक्ष में जाता है ना तो निगेटिव के पक्ष में जाता है। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, है ना।
चलिए, तो इंटीजर से आपको हम परिचित करवा दिए। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर लिखना होगा आपको डॉट 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 माइनस में 5, इधर और भी हो सकता है माइनस वाला संख्या, पूरा पूरा मान -5 -4 है ना, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 आगे कोई भी संख्या, तो इंटीजर का यह कहानी हुआ पूरा पूरा मान। हाँ मेरे भाई, अब जो बारी आया इसको बढ़िया समझना है आपको, इसको एकदम बारीकी ढंग से समझना है। अब बात आता है डेसिमल नंबर का। किसका मेरे भाई? डेसिमल नंबर्स का, इसको हिंदी में कहा जाता है दशमलव संख्या। इसमें बहुत खेला है, समझ रहे हैं ना, बहुत खेला है, इसको समझिएगा बात को। अब डेसिमल का एक प्रकार का होता है, समझ रहे हैं ना, तो डेसिमल को हम 3 भाग में बांटे। पहला टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्या? टर्मिनेटिंग डेसिमल, बोर्ड पर देखते जाइएगा, हम बोल रहे हैं आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी शांत दशमलव। दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल यानी अशांत पुनरावृत्त दशमलव। तीसरा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, अशांत अनावृत्ति दशमलव, अशांत अनावृत्ति दशमलव। देखो भाई, हर बात को ध्यान रखना होगा, बारीकी ढंग से पढ़िए जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो डेसिमल को कितना भाग में हमने बांटा? 3 भाग में। पहला टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिसको हिंदी में कहा जाता है शांत दशमलव। दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, अशांत पुनरावृत्त दशमलव। और तीसरा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल यानी अशांत अनावृत्त दशमलव। यह 3 पार्ट में हमने डेसिमल नंबर्स को बांटा है। अब आप समझिए बात। जैसे आप कोई भी संख्या में किसी संख्या से भाग लगाते होगे मेरे भाई, तो बहुत प्रकार का स्थिति आपके समक्ष देखने को मिलता होगा। जैसे किसी संख्या में आप किसी संख्या से भाग लगाते हो तो कभी कभी ऐसा स्थिति आता होगा, हर एक स्थिति पे हम बात करना चाहते हैं आपके साथ, कि दशमलव के 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान, 4 स्थान, 5 स्थान तक मान पूरा पूरा कट जाए, मान पूरा पूरा कट जाए, तो इसी को नाम दिया जाता है शांत दशमलव। समझ रहे हैं बात को? इसी को नाम क्या दिया जाता है? शांत दशमलव। शांत मतलब समझ रहे हैं, शांत हो जाना। अरे भाई नाम से पकड़िए ना, शांत दशमलव। टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी 2 स्थान, 3 स्थान, 4 स्थान, 5 स्थान के बाद जाकर के रुक जा, यह टर्मिनेटिंग डेसिमल का। अब कभी कभी ऐसा आपको देखने के लिए मिलता होगा कि दशमलव के बाद समान संख्या का पुनरावृत्ति हो जाता है, किसी संख्या में भाग लगाते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम लेना चाहते हैं, जैसे हम उठाते हैं 10, 10 में 9 से डिवाइड करो मेरे भाई, एक बार में 9 दशमलव बैठा दीजिए 0, फिर मेरे भाई एक बार में ना कितना हो गया? 9। यह स्थिति आपको हमेशा बनते चला जाए, समझ रहे बात को? यह जो है स्थिति हमेशा बनते चला, तो कभी कभी ऐसा स्थिति आता है कि दशमलव के बाद समान अंक का पुनरावृत्ति शुरू हो जाता है, और वह पुनरावृत्ति 2 प्रकार का होता है। इसी को आगे चल के हम पढ़ाएंगे, पूरा डिस्कस करेंगे, डेसिमल में जाएंगे तीसरा चैप्टर में, तो रेक्रीन के बारे में। रेक्रीन 2 प्रकार का हुआ करता है, समझ बात को? एक होता है सिंपल रेक्रीन, थोड़ा सा आया तो चर्चा हम कर देते हैं। सिंपल रेक्रीन, जिसको दूसरा रूप में प्योर रेक्रीन भी कहा जाता है। और दूसरा हुआ मिक्स्ड रेक्रीन। क्या हुआ? मिक्स्ड रेक्रीन। वह दोनों के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा। जैसे देखिए, एक हुआ कि अगर दशमलव के बाद 4 का रिपीटेशन है तो उसको हम लिख दिए 0.4 पे रेक्रीन। रेक्रीन को 2 रूप में लिखा जाता है मेरे भाई, कंफ्यूज मत करना, आना होना। अगर डॉट लगाते हो उसके ऊपर में तो भी रेक्रीन को ही दर्शाता है, वो डॉट भी आपको मिलेगा, लाइनिंग खींच दीजिए, वो भी रेक्रीन। तो यह सब जो स्थिति है ना,
यह कैसा है, सिंपल रेकरिन है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी आपके समक्ष आता होगा कैलकुलेशन के दौरान कि रिपीटेशन दशमलव के एक स्थान दो स्थान बाद शुरू। मेरे बात को, जैसे हम लिख रहे हैं 3.4, अब 5 का रिपीटेशन हुआ तो केवल 5 पर रेकरिन। तो रेकरिन तो जब भी होगा तो लास्ट वाले संख्या पर ही होगा। एक मंटीसा भी है, वो भी बताएंगे, अभी तो शुरुआत है भाई, लुकड़ लगाए हैं। तो रेकरिन दो प्रकार का अभी आया, थोड़ा सा हम चर्चा कर दिए। एक सिंपल रेकरिन, यह सब सिंपल रेकरिन का उदाहरण है, क्योंकि दशमलव के बाद जितना भी संख्या है सबका पुनरावृत्ति है, इसलिए इसको सिंपल रेकरिन या प्योर रेकरिन कहा जाता है। लेकिन अगर दशमलव के बाद कुछ का पुनरावृत्ति हो कुछ का नहीं हो तो इसको मिक्स रेकरिन का क्या कहा जाएगा, मिक्स्ड। जैसे अब मिक्स रेकरिन का उदाहरण, क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद 4 का रिपीटेशन नहीं है, रिपीटेशन केवल किसका है, 5 का। तो किसका उदाहरण है, मिक्स रेकरिन का। चलिए, तो यह तो हमने आपको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल के बारे में बताया कि अशांत हो लेकिन वह रेकरिन के रूप में हो, यानी समान अंक का पुनरावृत्ति हो जाए। अब जो तीसरा पार्ट है उसका नाम है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, यानी अशांत भी हो, रुके के नाम भी ना ले, अब पुनरावृत्ति भी नहीं हो किसी का, यानी अनावृत दशमलव, अशांत अनावृत दशमलव। यह क्या है, तो ऐसा भी आपको देखने के लिए मिलता होगा कि जब किसी संख्या में भाग लगाते होंगे तो दशमलव के बाद अलग अलग मान का प्राप्ति आपको होता होगा, ना तो रुकने का नाम लेगा कभी, समझ रहे बात को, ना तो कभी रुके को नाम लेने वाला है और ना तो उसका ब्रेक लगने वाला। जैसे 0.3, 4, 5, 7 समथिंग समथिंग आते जा रहा है, ऐसा भी मिलता है आपको, तो इसी को नाम दिया जाता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, यानी अशांत पुनरावृत्त दशमलव। चलिए, तो डेसिमल का 3 पार्ट, एक हुआ टर्मिनेटिंग डेसिमल जिसको शांत दशमलव कहा जाता है। चलिए पूरा क्लियर करके सबका एग्जाम्पल पे चर्चा कर देते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी शांत दशमलव, हम पहले ही बोल दिए इसका नाम है शांत है, यानी शांत हो जाता है। जैसे 0.3 दशमलव को हटाते हैं तो उसके विपरीत में उतना शून्य लगाते हैं ना भाई, 3/10 लिखेंगे। 0.5 इसको क्या लिखोगे मेरे भाई, 5/10। 0.65 यानी 65/100, दशमलव हटाते हैं उसके विपरीत में उतना शून्य लगाते हैं। 0.765 यानी 765/1। चलिए, दूसरा जो पार्ट है वह है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, इसको हिंदी में कहा जाता है अशांत पुनरावृत्त दशमलव, यानी अशांत हो लेकिन रिपीट करे मान दशमलव। जैसे 0.44 डॉट डॉट डॉट, इसको बार बार लिखने से बचने के लिए उस पर एक लाइनिंग या डॉट का इस्तेमाल किया जाता है, इसी को नाम दिया जाता है रेकरिन। रेकरिन भी बता दिया आपको, भी संक्षिप्त में बताए हैं कि रेकरिन दो प्रकार का होता है, एक सिंपल रेकरिन जिसको प्योर रेकरिन कहा जाता है, दूसरा मिक्स रेकरिन। सिंपल मतलब दशमलव के बाद सबका पुनरावृत्ति हो, और मिक्स्ड का मतलब दशमलव के बाद कुछ का पुनरावृत्ति हो और कुछ का पुनरावृत्ति नहीं हो। चलिए 0.4 पर रेकरिन, यानी अब देखो रेकरिन को ब्रेक करने के लिए भी आपको सिखाएंगे कि दशमलव के पहले वाला को पूर्णांक में लिखा जाता है, दशमलव के बाद वाला को अंश में लिखते हैं न्यूमरेटर में, और उसके हर में यानी डिनोमिनेटर में उतना 9 का इस्तेमाल किया जाता है जितना अंक पर रेकरिन होता है। पहले कुछ नहीं था, छोड़ दिए 4, एक सिंगल अंक पे रेकरिन है बटा में। देखो 0.65 पर रेकरिन, दशमलव के पहले कुछ नहीं है, तो इसको लिख देंगे 65/99। 99 क्यों लिखे, क्योंकि डबल अंक पे रेकरिन था। आगे आ जाइए 0.186 पर रेकरिन, यानी 186/999। 3 को 9 क्यों लगाए, क्योंकि 3 अंक पे रेकरिन है। अगर दशमलव के पहले कुछ होता तो उसको पूर्णांक में लिख दे, जैसे 4.65 होता तो 4 पूर्णांक 65/। यह कहानी किसका हुआ, अशांत पुनरावृत्त दशमलव। चलिए, अब डेसिमल का जो तीसरा पार्ट आपका है जिसका नाम है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल हम बोल चुके हैं, इसमें कैसा आएगा, संख्या दशमलव के बाद भिन्न भिन्न अंक का प्राप्ति होना, रुकना नहीं, अशांत, नामे है अशांत। अच्छा भाई, जब यह शांत है, अलग अलग मान आ रहा है, तो क्या उसको कभी py/q का रूप आप दे सकते हैं, है?
जब वह शांत है, अलग अलग मनमो आ रहा है, रिपीट भी नहीं कर रहा है, तो उसको हम कभी भी पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हो आप उसको? तो अब यहां से संख्या का दो रूप बांटेंगे, यहीं से निर्माण हो जाएगा। यहीं से आपके माइंड में बैठाना चाहते हैं, संख्या का दो रूप अलग निकल के आ जाएगा रियल नंबर का। पूछो कौन कौन? एक का नाम है रेशनल नंबर, एक का नाम क्या है? रेशनल नंबर, जिसको हिंदी में कहा जाता है परिमेय संख्या। और दूसरा का नाम क्या है? इरेशनल नंबर, यानी अपरिमेय संख्या। बचपन से आप पढ़ते आते हैं परिमेय संख्या के बारे में, अपरिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या कहने का मतलब इतना जरूर आप बचपन में पढ़े होंगे कि वैसी संख्या जो पी बटा क्यू के रूप में हो, पी और क्यू जो इंटीजर हो, और क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। वही बात हम भी बताएंगे, लेकिन यह सब सारा प्रारूप समझना है। वही बात का चर्चा हम भी करना चाहते हैं। रेशनल नंबर कहने का मतलब वैसी संख्याएं जिसको पी बाई क्यू के रूप में निरूपित किया जाए, जहां पी और क्यू इंटीजर हो और क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, रेशनल। जो रेशनल नहीं होगा वह इरेशनल होगा, जो रेशनल नहीं होगा वह इरेशनल होगा, यानी जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में निरूपित नहीं कर सकते हैं वह इरेशनल हो जाएगा। अच्छा एक बात समझिए, चलेंगे संख्या पे लेके। आपने इंटीजर को देखा होगा, इसके पहले बात, यह सब इंटीजर है, तो इसको पी बाई क्यू के रूप में लिख, अरे भैया इसको माइनस में 5 है तो माइनस में 5/1 लिख दिए, तो कौन आपत्ति कर दिए? कोई आपत्ति कर दिए ना? बट्टा में 1 लिख सकते हैं, सबका कोई फर्क नहीं पड़ता है, सबका बट्टा में 1 लिख सकते हैं, यानी सबको पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और जो क्यू का मान है वह 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि 1 है क्यू में। तो जितना भी इंटीजर है, कान खोल करके सुन लीजिए, जितना भी इंटीजर होगा सबका सब रेशनल होगा। अब बात आए डेसिमल में। डेसिमल का 3 पार्ट में यह दोनों पार्ट, डेसिमल का 3 पार्ट में यह 2 पार्ट जो आपको दिख रहा है, यह दोनों पार्ट रेशनल होगा। यह दोनों पार्ट क्या होगा? वह रेशनल नंबर का उदाहरण है। जबकि यह जो तीसरा पार्ट है यह चला जाएगा, तीसरा जो पार्ट है यह चला जाएगा इरेशनल नंबर के दायरा में। किसके दायरा में? इरेशनल नंबर के दायरा में। ऐसा क्यों? क्योंकि इसको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख नहीं सकते। यहां नोट करके मैं लिख भी दिया है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, यानी अशांत अनावृत दशमलव को कभी भी आप पी बटा क्यू के रूप में निरूपित नहीं कर सकते। समझ गए बात को? चलिए अब चलते हैं आपको रेशनल इरेशनल की दुनिया में। हमने पहले ही आपको बता दिया था, शुरुआत किया था 2 संख्या से। इमेजिनरी का कहानी वहीं समाप्त है, क्योंकि वह केवल कल्पनाओं में है। हकीकत में मेरे पास वास्तविक जिंदगी में रियल नंबर ही दौड़ा करता है। उसी का अलग अलग प्रारूप आपको देखने के लिए मिलता है, अलग अलग ढंग से मिलता है। उसी पे बारी बारी अलग अलग ढंग से उसको बांट करके हम निकाल के आपके समक्ष रख रहे हैं। अब देखिए, रियल नंबर को हम 2 भागों में बांटेंगे। एक का नाम है रेशनल नंबर्स, दूसरा का नाम है इरेशनल नंबर्स। और कोई नया बात इसमें नहीं है, सब बात का चर्चा हम पहले कर चुके हैं, बस आपको छापने के लिए इतना हम किए हैं, सब बात हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए, रेशनल नंबर्स यानी जिसको परिमेय संख्या कहा जाता है, वैसी संख्याएं जिन्हें पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सके, जहां पी और क्यू, वेयर पी एंड क्यू इज इंटीजर। इंटीजर से परिचित करवा दिए, सारा पॉजिटिव सारा नेगेटिव शून्य सहित सब इंटीजर। पी और क्यू पूर्णांक संख्या हो और क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। जैसे एग्जांपल में लिखा 2/3, 5/8, -8। क्यों? क्योंकि -8 को -8/1 लिख सकते। 0 रेशनल है कि नहीं है? तो 0 रेशनल है। 0 रियल भी है, 0 रेशनल भी है। अभी तो बहुत सारा बात ऐसा बताएंगे आपको, सम विषम जो बचपन से पढ़ते उसमें कंफ्यूजन पैदा करवा देंगे, जो आप पढ़ते आ रहे उसको काट देंगे। हाँ, लेकिन आज के बाद गलती नहीं होना चाहिए।
चलिए, माइनस में 2, माइनस में 3/8, 19/8, 9, सब p बटा क्यू के रूप में है। p और q इंटीजर है, कोई दिक्कत नहीं है। 22/7, यह भी रेशनल नंबर का उदाहरण है। क्यों मेरे भाई? रेकरिन बताएं, अभी जस्ट चर्चा किए। यह जो है नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग डेसिमल, अशांत है लेकिन पुनरावृत्त के रूप में, यानी इसको पी बाई क्यू का रूप दिया जा सकता है, यानी यह भी रेशनल। तो यह रेशनल नंबर से परिचित करवा दिए, जिसको हम पी बाई क्यू का रूप दे दिए, सबका सब क्या है? रेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर के दायरा में आया कौन कौन, इस पे डिस्कस करते हैं। देखिए, रेशनल नंबर के दायरा में आपका इंटीजर्स आया। क्या आया? इंटीजर्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल आया, 7 दशमलव आया, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल आया। देखिए, लिखने के आधार पर संख्या को 2 भाग में बांटा था, इंटीजर और डेसिमल। डेसिमल का 3 पार्ट, यानी 1 और 4 प्रकार का टोटल हुआ लिखने के आधार पर, जिसमें 3 पार्ट रेशनल के दायरा में आ जाता है। कौन कौन आ जाता है? इंटीजर्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। यह तीनों पार्ट चला जाता है रेशनल नंबर से। कौन बचा? बचा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, यानी अशांत अनावृत दशमलव। यही एक ऐसा संख्या का रूप है जो किसके दायरा में जाता है? इरेशनल। अब आ जाते हैं इरेशनल। इरेशनल नंबर्स, जिसको हिंदी में अपरिमेय संख्याएं कहा जाता है। देखिए, वैसी संख्याएं जिसको p बट्टा क्यू के रूप में लिखा नहीं जा सके, इसको दूसरा रूप में परिभाषित कैसे किए? वैसी संख्या जो परिमेय नहीं हो। वैसी संख्या जो परिमेय नहीं हो क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या। जो परिमेय नहीं हो वह क्या कहला जाएगा मेरे भाई? अपरिमेय संख्या। जैसे √2। अब पूछो कि सर आपने बताया था √2 तो रियल नंबर है। रियल नंबर है, कोई दूर आए नहीं। तो फिर यह इरेशनल कैसे है? इरेशनल इसलिए है क्योंकि √2 का मान 1.4142, यानी इसका जो मान आएगा ना, वह किस रूप में आएगा? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। इसलिए इरेशनल नंबर, चाहे रेशनल हो चाहे इरेशनल हो, दोनों पार्ट तो रियल का ही है ना। दोनों पार्ट तो रियल का ही है। अब √2 इरेशनल नंबर है क्योंकि इसको पी बाई, क्योंकि इसका जो मान होगा, देखिए √3 1.75 समथिंग। तो कैलकुलेशन में सबका मान निकालने के लिए √7, इस सब का जो मान होगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल के रूप में, इसलिए इसको इरेशनल नंबर के दायरे में। √11/3 पाई। देखो, पाई में कंफ्यूजन मत, पाई में कंफ्यूज कभी मत कीजिएगा। पाई का 22/7 मान एप्रोक्स मान आपको दिया जाता है। पाई का मान 22/7 लिखा जाता है ना भाई, आप कैलकुलेशन में यूज करते हैं, ब्रैकेट में लिखा रहता है पाई बराबर 22/7। 22/7 तो रेशनल है। क्यों? क्योंकि यह पी बाई क्यू के रूप में है और क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 है। पी और क्यू इंटीजर भी है, लेकिन पाई इज अ इरेशनल। पाई इज अ इरेशनल। 22/7 इज अ रेशनल। जबकि पाई इज अ इरेशनल। यह बात एकदम बिल्कुल याद रखिएगा। कभी कभी पूछ दिया जाता है पाई अपरिमेय है कि परिमेय है? 22/7 परिमेय है, लेकिन पाई जो है अपरिमेय है। क्यों? क्योंकि पाई का मान आप देखिए 3.141592 समथिंग, यानी ये इसका जो मान होगा वह नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल के रूप में आता है। इसलिए पाई जो है वह एक अपरिमेय संख्या। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अब संख्या के लिखने के आधार पर इंटीजर का 1 पार्ट, डेसिमल का 3 पार्ट, 4 पार्ट में 3 पार्ट चला गया था रेशनल के दायरा में। कौन कौन? इंटीजर, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल।
एक बचा था जिसका नाम है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, यानी अशांत अनावृत दशमलव। यह किसके दायरा में जाएगा? तो इरेशनल नंबर के दायरा। यह किसके दायरा में जाएगा? इरेशनल नंबर के। अभी तो बहुत कहानी इसमें आते हैं। देखिए, इंटीजर्स को हम 3 पार्ट में बांटे हैं और कोई नया बात नहीं है। हाँ, ध्यान रखिएगा, कल का बात था, वहां तक रिवीजन करवा दिए मेरे भाई, अब थोड़ा जोश में आइए, आज सीखना है फिर आपको। हमने इंटीजर्स नंबर्स के बारे में आपको बताया था, पूर्णांक संख्या के बारे में, कि सारा पॉजिटिव सारा निगेटिव शून्य सहित इंटीजर्स नंबर्स कहलाता है, यानी पूर्णांक संख्या कहलाता है। सारा पॉजिटिव नंबर सारा निगेटिव नंबर शून्य सहित इंटीजर नंबर्स कहलाता है। यानी इंटीजर के दायरा में पॉजिटिव आएगा, निगेटिव आएगा और जीरो, जिसको नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव कल हमने बताया था। तो इंटीजर्स को 3 भाग में हमने बांटा। निगेटिव, अच्छा निगेटिव कहां से कहां तक? माइनस इन्फिनिटिव से -1। एक हो गया जीरो। अच्छा, जीरो के बारे में हमने आपको बता ही दिया है कि जीरो क्या है। जीरो जो है नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। जीरो जो है ना तो पॉजिटिव है और ना तो निगेटिव, ना तो धनात्मक ना तो ऋणात्मक। चलिए, और पॉजिटिव 1 to इनफाइनाइट, 1 to इनफाइनाइट, यही ना संख्या होता है। आपको नंबर लाइन कल हमने बताया था, संख्या जो होता है माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव। तो आप देख लीजिए, माइनस इन्फिनिटिव टू -1 निगेटिव हो गया, जीरो नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव हो गया, और 1 to इन्फिनिटिव पॉजिटिव हो गया। यह हमने इंटीजर्स को 3 भाग में बांटा। चलिए, अब बात आगे बढ़ाते हैं, बात हो जाए नेचुरल नंबर का। नेचुरल नंबर्स का समझ लीजिए मेरे भाई, नेचुरल नंबर्स जिसको हिंदी में कहा जाता है प्राकृतिक संख्या। अच्छा, एक बात बताइए, हम अपने वास्तविक जिंदगी में गणना अगर कहीं करते हैं, किसी चीज का काउंटिंग करते हो आप, तो बताओ आप कहां से शुरुआत करते हैं? 0 से करते हैं, 1 से करते हैं? आप बोलोगे नहीं सर, हम 1 से करते हैं। 0 से कभी गणना का शुरुआत करते हैं आप? अपने वास्तविक लाइफ में सोचिए तो नहीं सर। कहां से करते हैं? 1 से। तो ध्यान रखना मेरे भाई, हम अपने वास्तविक जिंदगी में गणना करने के लिए जिन संख्याओं का उपयोग करते हैं वह सब का सब नेचुरल नंबर्स, यानी प्राकृतिक संख्या। अब सोचिए, इसको हम कैसे परिभाषित किए हैं कि सारे पॉजिटिव इंटीजर्स को, ध्यान देना मेरे भाई, सारे पॉजिटिव इंटीजर्स को नेचुरल नंबर्स कहा जाता है। पॉजिटिव इंटीजर्स समझ रहे हैं ना? 0 से दायां तरफ पॉजिटिव, 0 से बायां तरफ निगेटिव, यानी सारे पॉजिटिव इंटीजर्स को नेचुरल नंबर्स कहा जाता है। अतः इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? 1 से आगे जितनी भी संख्याएं हैं सब का सब क्या हो जाएगा मेरे भाई? नेचुरल नंबर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेचुरल नंबर्स। तो प्राकृतिक संख्या का शुरुआत कहां से करेंगे? 1 से। प्राकृतिक संख्या का शुरुआत कहां से करेंगे? 1 से। इसके बाद एक संख्या आएगा जिसका नाम है होल नंबर। क्या नाम है? होल नंबर्स, यानी पूर्ण संख्या। मेरे भाई, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जब हम 0 को डाल देते हैं तो उससे जो सीरीज हमको मिलता है, जो समूह मिलता है, वह कहलाता है होल नंबर। वह सेट किसका कहलाता है? होल नंबर्स। देख लीजिए, सारे नॉन निगेटिव इंटीजर्स, अरे मेरे भाई, नॉन निगेटिव इंटीजर्स यानी अऋणात्मक पूर्णांक जो निगेटिव नहीं हो, तो समझ लीजिए इसके दायरा में 0 का भी आप काउंटिंग। 0 जो है, जैसे एक बात सुनिए, हम बोले कि नॉन निगेटिव इंटीजर्स, यानी 0 किसके पक्ष में चला जाएगा? पॉजिटिव के पक्ष में। अगर हम बोले नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, 0 किसके पक्ष में चला जाएगा? निगेटिव के पक्ष में। तो 0 दोनों तरफ झुकता है। अगर हम बोले अऋणात्मक पूर्णांक जो ऋणात्मक नहीं है, तो 0 चला जाएगा उधर। हम बोले कि अधनात्मक पूर्णांक नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, 0 किधर चला आएगा? निगेटिव के पक्ष में। तो यहां पर हमने क्या लिखा कि सारे नॉन निगेटिव इंटीजर्स को, यानी जिसको हिंदी में अऋणात्मक पूर्णांक कहा, तो जो ऋणात्मक नहीं हो, 0 नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। 0 ना तो ऋणात्मक है और ना तो धनात्मक है।
तो सारे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को पूर्ण संख्या कहा जाता है। आपको तो हम पहले ही चर्चा कर दिए हैं। हम अपने वास्तविक जिंदगी में गणना करने के लिए जहां से संख्या का शुरुआत करते हैं वह सब का सब हो गया नेचुरल नंबर्स, अर्थात नेचुरल नंबर का शुरुआत एक से हुआ करता है। जब उसके दायरा में जीरो को, लड्डू को बैठा दीजिए, डाल दीजिए लड्डू को, तो उससे जो सीरीज मिलता है वह किसका मिलता है? वह सेट जो हुआ करता है वह होल नंबर का सेट हो जाता है। यानी जब नेचुरल नंबर के दायरा में जीरो को सम्मिलित कर लीजिए तो वह होल नंबर्स हो गया, पूर्ण संख्या हो गया। उसको परिभाषित दूसरे रूप में कैसे कर रहे हैं कि सारे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, यानी जीरो से आगे जितना भी इंटीजर है सबका सब क्या कहला गया? पूर्ण संख्या। यानी इसका एग्जांपल कहां से लेंगे? 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट। यहां तक क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इंटीजर्स को हम दो भाग में बांट रहे हैं। इंटीजर्स को बहुत बचपन से आपको यह बात तो बार बार आपको मतलब जिंदगी का शुरुआत यह सब बात से तो जरूर होता है। कोई संख्या आप जानो चाहे मत जानो, यह दो संख्या से आप परिचित जरूर होंगे। लेकिन यह भी बात हम बोल रहे हैं आप जानते जरूर होंगे, लेकिन फिर भी उसको आज हम काट देंगे, आपका जानकारी हम काट देंगे। तो क्या नया बताने वाले हैं भाई? कुछ नया बताने वाले नहीं है, बात वही है, लेकिन आपको सही रूप से आपके समक्ष यह बात को परोसा नहीं गया था, इसलिए सही जानकारी आपके पास है नहीं। हाँ मेरे भाई सही बोल रहे हैं। देखो इंटीजर्स को हमने दो भाग में बांटा, एक हो गया इवन और दूसरा क्या हो गया मेरे भाई? ऑड। इवन नंबर जिसको हिंदी में सम संख्या कहा जाता है, जबकि ऑड नंबर्स जिसको हिंदी में विषम संख्या कहा जाता है। अब आइए समझ लीजिए दोनों बात को। पहले सारा बात डिटेल लिखा और एक बात कान खोल करके सुन लीजिए। हमने नंबर प्रॉब्लम्स का पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया है ओनली फॉर ऐप पे। ना तो वह स्क्रीनशॉट होगा, ना तो वह डाउनलोड होगा, ना तो आप उसको कहीं शेयर कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा भी उसके साथ आप छेड़छाड़ कीजिएगा मटेरियल के साथ मेरा, तो आप ब्लॉक हो जाते हो। यह बात आप ध्यान रखिएगा। कुछ कुछ बच्चा का बार बार शिकायत है सर हम ब्लॉक हो जा रहे हैं, मतलब उसको बार बार जो है एप्लीकेशन ब्लॉक कर दे रहा है, क्योंकि वह थोड़ा मोड़ा भी अगर एप्लीकेशन से छेड़छाड़ करने का प्रयास करेगा एप्लीकेशन वहां पे आपको ब्लॉक कर देगी। इसलिए आप ज्यादा दिमाग ना लगाएं। आपको जो वैलिडिटी हमने दिया है 18 महीना का, 18 महीना आपके एप्लीकेशन में सारा चीज उपलब्ध होगा, इसलिए कुछ भी हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। सारा बात आप मेहनत करके कॉपी पर छापिए और उसके बाद हमने दावा किया है ना, फिर आपको दोबारा मैथ्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो नंबर्स प्रॉब्लम्स का तो पूरा पीडीएफ हमने आपको प्रोवाइड कर ही दिया है। आज एक बात और कह रहे हैं, जो आपको संपूर्ण संख्या का नजारा दिखाए हैं ना, उसका भी पीडीएफ आज अभी हम क्लास खत्म होने के बाद अपलोड करवा देंगे, ताकि आपको कॉपी पर नोट करने में सहूलियत हो। डाउनलोडिंग नहीं होगा, स्क्रीनशॉट नहीं होगा, शेयर आप उसको नहीं कर सकते हो, बस वो आपके लिए है। पढ़िए मन लगा के, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप हमसे जुड़े हैं पढ़ने के पर्पज से, सीखने के पर्पज से, और हमको आपको सिखाने के लिए बिल्कुल तत्पर है। तो इसका पीडीएफ हम तुरंत शेयर, क्लास कंप्लीट होगा उसका पीडीएफ आपको हम शेयर कर देंगे आज। पूरा नंबर्स का संपूर्ण व्याख्या जैसे जैसे हमने बोर्ड पर दिख रहा है आपको बता रहे हैं, एकदम पूरा व्याख्या के साथ आपको दें। चलिए आते इवन नंबर्स पर, यानी सम संख्या। देखो मेरे भाई बचपन से तो आप पढ़ते आ रहे हो, देखिए आप नहीं बहुत जगह मिलता भी है किताब, लेकिन आज से उस सब बात को नजरअंदाज करना है। वैसी संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभक्त हो, सब का सब इवन हो गया, यानी सम संख्या। आप क्या पढ़ते हो बचपन से? वैसी धनात्मक संख्याएं, पॉजिटिव नंबर्स, जो दो से पूरा पूरा विभक्त हो, सब का सब इवन हो गया, यानी सम संख्या। आप क्या पढ़ते हो बचपन से? वैसी धनात्मक संख्याएं, पॉजिटिव नंबर्स, जो दो से पूरा पूरा विभक्त हो, सब का सब इवन हो गया, यानी सम संख्या। आप क्या पढ़ते हो बचपन से? वैसी धनात्मक संख्याएं, पॉजिटिव नंबर्स,
वह सम संख्या हो गया। और वैसी धनात्मक संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं हो वह विषम संख्या हो गया। लेकिन यह बात आज से भूल जाइएगा, आप केवल यह ध्यान रखोगे कि वैसी संख्याएं चाहे वह निगेटिव हो पॉजिटिव, हमको उससे मतलब नहीं है, जो 2 से पूर्णतः विभक्त हो वह सम संख्या कहलाएगा, और जो 2 से पूर्णतः विभक्त नहीं हो वह विषम संख्या कहलाएगा, यानी ऑड नंबर्स का। नेगेटिव पॉजिटिव से मतलब, देखिए इवन नंबर सम संख्या, वैसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो सम संख्याएं कहलाती है। मेरे भाई यह बात ध्यान रखना कि इवन नंबर्स का जो फॉर्मेट होता है वह किस फॉर्मेट का होता है, 2k के प्रारूप का होता है। किस प्रारूप का होता है इवन नंबर्स, तो 2k के प्रारूप का होता है, क्योंकि वो 2 से डिविजिबल होता है। एग्जाम्पल, -8, -6, -4, -2, 0, 2, 4, 6, 8। कंफ्यूजन का क्षेत्र कहां है, 0, निगेटिव नंबर। जो कुछ एक्स्ट्रा आपको मिल रहा है वह कंफ्यूजन आपके माइंड में नहीं हो, इसलिए हर बात को क्लियर करेंगे। हमने बोला कि वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभक्त, निगेटिव पॉजिटिव का चर्चा नहीं। अच्छा बताओ आप, क्या -8 2 से नहीं कटेगा? कटेगा ना मेरे भाई, तो क्यों यह इवन नहीं, इवन है। इसका प्रॉपर्टी पर हम सिद्ध करके आपको दिखाएंगे। -6 क्या 2 से नहीं कटता है? कटता है माइनस में 3 बार में। यह भी 2 से कटता है, यह भी 2 से कटता। अब बात 0 का। अब पूछिए क्या सर 0 2 से डिविजिबल है? तो 0 बार में लगा दीजिए, कट जाएगा पूरा। हाँ, 0 2 से डिविजिबल है, इसलिए आज से आप भुला जाइएगा। कई लोग के माइंड में यह बात होता है 0 ना तो इवन है ना तो ऑड है, जैसे ना तो ना ऋणात्मक ना तो धनात्मक, वैसे लोग कई लोग रट लेते हैं 0 ना तो ऑड है ना तो इवन। अरे भैया है क्या है, इवन है। क्यों इवन है? क्योंकि 0 जो है वह 2 से पूर्णतः विभक्त, और आगे तो जो संख्या लिखा हुआ है यह सब तो 2 से पूरा पूरा कटता ही है। इसके बारे में ज्यादा कुछ डिस्कस करने की आवश्यकता हमको। तो ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा विभक्त हो वह सब का सब सम होगा। 0 क्या है? एक सम संख्या, इवन नंबर। यह बात आप ध्यान रखिए। 0 क्या है मेरे भाई? एक सम संख्या। 0 एक सम संख्या। और यह सब छोटा छोटा बात पकड़ करके आप जरूर रखें, क्योंकि एग्जाम में कंफ्यूजन का क्षेत्र यही सब बना करता है। चलिए, बात ऑड नंबर्स का, विषम संख्या का। वैसी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं हो विषम संख्याएं कहलाती। इसको भी निगेटिव पॉजिटिव से मतलब नहीं है। जैसे -5, -3, -1, यहां पर 0 नहीं होगा। यहां पर देखिए 0 गलत लिखा हुआ है, 0 यहां पे एग्जाम्पल के तौर पर नहीं होगा। यहां से 0 को हटा देना, यह मिस्टेक है। यहां पे समझ रहे हैं बात को? इसके दायरा में 0 नहीं आएगा, क्योंकि 0 तो 2 से डिविजिबल था। यहां से 0 आपको काट करके हटा देना है, मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है। यह बात आप ध्यान रखिएगा मेरे भाई। 1, 3, 5, 7, 9, डॉट डॉट 13 आगे मिलते रहेगा। निगेटिव भी आगे, यानी वैसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो, सम संख्या जो 2 से विभाजित नहीं हो, विषम संख्या। विषम संख्या का जो फॉर्मेट होता है ऑड नंबर्स का, वह कैसा होता है मेरे भाई? 2k +-1 का होता है। कैसा मेरे भाई? 2k +-1 का। इवन का फॉर्मेट कैसा? 2k का। ऑड का फॉर्मेट कैसा? 2k +-1 का। यह ध्यान रखिए। तो समझ गए होंगे आप कि इवन क्या है, ऑड क्या है। और हमने इंटीजर्स को बांटा था 2 भाग में, ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स। जो 2 से कट गया सबका सब इवन, जो 2 से नहीं कटा सबका सब ऑड। इवन नंबर्स का फॉर्मेट कैसा होता है? 2k का। ऑड नंबर्स का फॉर्मेट कैसा होता है? 2k +-1। आगे बात बढ़ाते हैं। यह लिखा हुआ है कि प्रॉपर्टीज ऑफ इवन एंड ऑड नंबर्स। अब कुछ ऐसा बात है जिसको ध्यान में रखना होगा प्रश्न बनाने के लिए। प्रश्न आता है इससे संबंधित। यह प्रॉपर्टी है इवन नंबर और ऑड नंबर का। पहला प्रॉपर्टी क्या कहता है? ऑड +- ऑड बराबर इवन। यानी 2 गो विषम संख्या को जोड़ने या घटाने पर जो परिणाम मिलता है वह हमेशा एक सम संख्या। क्या मेरे भाई? हमेशा एक सम संख्या। जैसे हम लिख रहे हैं 5
प्लस में 7, अच्छा 5 7 12, हटा के देख लीजिए विषम संख्या। 9 माइनस में 3 क्या मिला 6। जब ने हमने दो विषम संख्या को जोड़ा परिणाम जो है कैसा मिला, इवन मिला, एक सम संख्या के रूप में मिला। दो विषम संख्या का अंतर जो है वह भी एक सम संख्या के रूप में ही प्राप्त। दूसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है, इवन प्लस माइनस इवन बराबर इवन, यानी दो सम संख्याओं का योग और अंतर हमेशा एक इवन नंबर के रूप में ही होगा, सम संख्या के रूप में ही होगा। जैसे हम लिखे है ना 2 प्लस में 4 बराबर में कितना मेरे भाई 6, अंतर भी करके देख लीजिए 8 माइनस में 4 4, यह सब क्या है मेरे भाई, यह सब आपका इवन है। अब देखिए जीरो को आपने रखा था किसके दायरा में, हमने आपको जीरो सिखा दिया, आज के बाद जीरो क्या है, इवन है, एक सम संख्या। तो थोड़ा जीरो जीरो को इस प्रॉपर्टी पर लागू करके देखते हैं क्या जीरो लगता है। लगाइए तो मेरे भाई, जैसे एक 4 उठा लेते हैं 4, एक जीरो, परिणाम क्या होगा मेरे भाई 4। अच्छा बताओ प्रॉपर्टी जीरो फुलफिल किया कि नहीं, इवन का किया कि नहीं, इवन प्लस इवन बराबर इवन, क्या दिक्कत है। आगे 12 माइनस में 0 बराबर में 12, यानी इवन माइनस इवन बराबर इवन, क्या ना जीरो प्रॉपर्टी फुलफिल किसका, इवन का। आज के बाद याद रखिएगा जीरो क्या है, एक इवन नंबर है, सम संख्या। चलिए ऑड प्लस माइनस इवन, यानी एक विषम संख्या और सम संख्या का योग एक विषम, जैसे 4 प्लस में 5 यानी कितना हो गया 9, एक विषम संख्या। अंतर देख लीजिए, जैसे हम लिखे 5 माइनस में 2, यह भी एक विषम संख्या होगा 3। चलिए ऑड, जब एक विषम संख्या में सम संख्या जोड़ते या घटाते हैं तो परिणाम कैसा मिलता है, विषम संख्या। आगे आ जाइए, ऑड गुना ऑड बराबर ऑड, इसमें कहने वाला क्या बात है, जब दोनों विषम संख्या है जो दूसरे डिविजिबल नहीं है तो उसको गुना कीजिएगा आपस में, जैसे हम लिखे 7 गुना 5, परिणाम कितना हो जाएगा 35, यह भी तो एक ऑड है। तो जब दो विषम संख्या को आपस में गुना करते हैं तो परिणाम भी उसका कैसा हुआ करता है, विषम संख्या के रूप। आगे ऑड गुना इवन बराबर इवन, इवन हो जाएगा। आप किसी भी सम संख्या में सम संख्या से गुना कर दी, इसका मतलब वो 2k के प्रारूप का हो गया। जैसे हम लिखे 5 गुना 4 20, यह एक क्या है, सम संख्या, इवन नंबर है। अच्छा, और इवन गुना इवन तो इवन होगा ही, क्योंकि दोनों तो सम संख्या ही है, दोनों तो 2k के फॉर्मेट में ही है। आने वाला परिणाम भी जो होगा वह 2k के फॉर्मेट का ही। यह प्रॉपर्टी किसका था, प्रॉपर्टीज ऑफ इवन एंड ऑड नंबर्स। देखिए इतना बारीकी ढंग से बता इसलिए रहे हैं कि कहीं से प्रश्न आएगा, अगर छूट गया मेरे भाई तब मेरा गलती, लेकिन अगर हमारे बताने के बाद अगर प्रश्न छूटता तो आपका गलती। प्रॉपर्टी फिर से एक बार, ऑड प्लस माइनस ऑड बराबर इवन, इवन प्लस माइनस इवन बराबर इवन, ऑड प्लस माइनस इवन बराबर ऑड, ऑड गुना ऑड बराबर ऑड, ऑड गुना इवन बराबर इवन, इवन गुना इवन बराबर इवन। आगे बढ़ा, जीरो क्या है, नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, लेकिन जीरो एक इवन नंबर है, सम संख्या है। चलिए अब बात नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या का शुरुआत कहां से हुआ था, तो 1 से, उसको हमने दो भाग में बांटा, एक प्राइम नंबर से, दूसरा कंपोजिट नंबर। प्राइम को हिंदी में अभाज्य संख्या कहा जाता है, कंपोजिट को हिंदी में भाज्य संख्या, उसको यौगिक भी, यौगिक या भाज्य। हाँ, प्राइम नंबर्स का जहां तक सवाल है, अभाज्य संख्या का जहां तक सवाल है, बारीकी ढंग से समझना है। वैसी संख्याएं जिसका केवल दो ही गुणनखंड, यानी वैसे गुणनखंड समझते हैं ना, फैक्टर, यानी उसको काटने वाला संख्या, उसको पूरा पूरा विभक्त करने वाला संख्या, यानी वैसी संख्याएं जिसका सिर्फ और सिर्फ दो ही गुणनखंड हो, एक एक और दूसरा स्वयं, यानी वैसी संख्याएं जो एक से कटे और स्वयं से कटे और किसी से नहीं कटे,
अभाज्य संख्या कहलाता है, प्राइम नंबर्स। जैसे 2, सबसे छोटा अभाज्य संख्या में क्या लिया? 2 लिया। सबसे छोटा अभाज्य संख्या में क्या लिया? 2। अब इसके दायरा में हमने 1 को क्यों नहीं रखा मेरे भाई? 1 को इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि 1 का केवल एक ही फैक्टर होगा 1, हमको 2 फैक्टर वाला चाहिए। तो इसलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? 2। यह बात बिल्कुल ध्यान में रखना है। एक 1 हो गया और दूसरा स्वयं यानी 2। अभाज्य संख्या कहने का मतलब वैसी संख्याएं जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड हो, एक 1 और दूसरा स्वयं वो संख्या, अभाज्य संख्या कहलाता है। ध्यान रखना मेरे भाई, प्राइम नंबर्स का जो फॉर्मेट होता है वह होता है 6k ± 1 का। प्राइम नंबर्स किस प्रारूप का होता है? 6k ± 1 का। बता रहे हैं, बताएंगे। अभी थोड़ा एग्जाम्पल पे हम गौर कर लेते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना? 2। यहां से एक प्रश्न आ जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या आ गया कई बार, और कई लोग गलती करके चले आते हैं। 1 ना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगा। 1 क्यों नहीं होगा? क्योंकि 1 का केवल एक ही फैक्टर है। इसके बाद 3, 4 नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि 4 का एक और स्वयं के अलावा भी फैक्टर। 4 का फैक्टर कौन कौन मेरे भाई? 1, 2, 4। तो स्वयं के अलावा भी तो फैक्टर हो गया, इसलिए चला जाएगा कंपोजिट के दायरे। किसके दायरे में? कंपोजिट के। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। हम इतना जो एग्जाम्पल आपको दिख रहा है, इसमें एक बात हम छिपा दिए। एग्जाम्पल भी दे दिए और एक बात भी छिपा दिए। पूछिए क्या बात छिपा दिए सर? हाँ मेरे भाई, तो बात यह छिपा दिए हैं, यह टोटल 100 तक का प्राइम नंबर आपके समक्ष हमने रख दिया। कहां तक का? 100 तक। देख लीजिए, 100 तक में इतना ही प्राइम नंबर हुआ। अब यहां से 2 प्रश्न निकल के आता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 1 नहीं, क्या? 2। एक बात और ध्यान रखना मेरे भाई कि 2 ही एकमात्र इकलौता ऐसा सम संख्या है जो कि प्राइम नंबर्स के दायरा में आता है। क्या बोले? 2 एकमात्र इकलौता ऐसा संख्या है, सम संख्या, जो कि प्राइम नंबर के दायरा में आता है, और प्राइम नंबर के दायरा में कोई भी सम संख्या आता ही नहीं है। तो 2 प्रश्न यहां से क्रिएट हुआ। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, 2 अकेला सम अभाज्य संख्या है, यानी 2 एकमात्र इवन नंबर है जो कि प्राइम नंबर के दायरा में आता है, और प्राइम नंबर के दायरा में कोई भी इवन नंबर आता। अब बात थोड़ा इसका हो जाए। हमने बोला कि प्राइम नंबर जो होता है 6k ± 1 के प्रारूप का होता है। मेरे भाई यहां ध्यान रखना कि प्राइम नंबर 6k ± 1 के प्रारूप का होता जरूर है, लेकिन उल्टा इसका अगर इन्वर्स हम बोले आपके समक्ष कि हर 6k ± 1 के प्रारूप का संख्या प्राइम नंबर होगा ही, यह कंफर्म नहीं है। क्या बोल रहे हैं? प्राइम नंबर्स जो है वह 6k ± 1 के प्रारूप का होता है, लेकिन हर 6k ± 1 के प्रारूप का संख्या प्राइम नंबर होगा ही, यह कोई गारंटी नहीं है। और फरमा लीजिएगा, प्राइम नंबर का फॉर्मेट 6k ± 1 के प्रारूप का होता है, लेकिन हर 6k ± 1 के प्रारूप का संख्या प्राइम नंबर हो ही, यह कंफर्म। जैसे
यहां से देखिए, 6 गुना 1 माइनस में 6 गुना 1 प्लस में 1 7, 6 गुना 2 माइनस में 1, 6 गुना 2 प्लस में 1, 6 गुना 3 माइनस में 1, 6 गुना 3 प्लस में 1, 6 गुना 4 माइनस में 1, लेकिन 6 गुना 4 प्लस 1 25 होता है, जो कि प्राइम नंबर के दायरा में आता नहीं, या कंपोजिट नंबर। इसलिए हम बात को आपको बोल रहे हैं कि प्राइम नंबर 6 के प्लस माइनस 1 के प्रारूप का होता है, लेकिन हर 6 के प्लस माइनस 1 के प्रारूप का संख्या जो है प्राइम नंबर होबे करे, यह कन्फर्म बात नहीं। तो अब आप प्राइम नंबर से परिचित हो गए होंगे। अब मेरे भाई डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि 1 से 50 तक कई गो प्राइम नंबर होता है, 50 से 100 तक कई गो प्राइम नंबर होता है, 1 से 100 तक कई गो प्राइम नंबर होता है, 100 से 150 तक कई प्राइम नंबर होता है, 150 से 200 तक कई गो प्राइम नंबर होता है। सब बात लिखा हुआ है, हम बोलते हैं सुन। प्राइम नंबर वैसी संख्या जिसका सिर्फ और सिर्फ दो ही गुणनखंड, एक से कटे, स्वयं से और किसी से नहीं कटे, प्राइम नंबर। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, एक नहीं, कितना 2। तो एक लौता एक ऐसा सम संख्या है जो कि प्राइम नंबर के दायरा में आता है। आगे चलते, जो बात हमने आपको बोला उस पर गौर फरमाइए। प्रश्न पूछा जाता है, बीपीएससी के एग्जाम का हुआ लिखा है 50 से 100 तक, बहुत ही आसान प्रश्न है, इसलिए आपके समक्ष 200 तक का हम जानकारी दे दिए हैं ना, तो जरूर, क्योंकि देखिए भाई थोड़ा मुश्किल है। अभाज्य संख्या निकालने के लिए भी आपको सिखाएंगे, जांचने के लिए दिया जाता है ऑप्शन में कि बताएं कौन सी संख्याएं अभाज्य संख्या कैसे निकालेंगे, सब बात पे चर्चा करेंगे आपके साथ हम। लेकिन यहां जो शॉर्टकट में प्रश्न आपसे बन जाएगा आसानी से, इसको याद रखिएगा आप 200 तक का आंकड़ा को। 1 से 50 तक ध्यान रखना मेरे भाई, 1 से 50 तक कितना प्राइम नंबर, 15 प्राइम नंबर। 1 से 50 तक 15 प्राइम नंबर, 50 से 100 तक 10 प्राइम नंबर, यानी 1 से 100 तक टोटल 15 10 कितना प्राइम नंबर, 25 प्राइम नंबर। चलिए अब जो पीछे एग्जाम्पल दिए थे, हमने बोला था मेरे भाई, हमने एग्जाम्पल के तौर पर 1 से 100 तक का टोटल प्राइम नंबर आप गिन लीजिए इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, कितना मेरे भाई, 25। यानी 1 से 100 तक टोटल कितना अभाज्य संख्या, तो 25 अभाज्य संख्या, कितना, 25 अभाज्य संख्या। यानी 1 से 50 तक 15, 1 से 50 तक 15, 50 से 100 तक 10, अतः 1 से 100 तक कितना, 25। आगे 100 से 150 तक 10, 100 से 150 तक में कितना प्राइम नंबर हुआ करता है, 10 प्राइम नंबर। जबकि 150 से 200 तक में कितना प्राइम नंबर हुआ करता है, 11 प्राइम। हाँ, 100 से 150 तक 10 और 150 से 200 तक 11, टोटल 1 से लेकर 200 तक निकालेंगे तो 1 से 100 तक हुआ 25 और इधर आपका बढ़ गया 21, यानी 25 और 21 कितना हो जाएगा, तो 25 21 हो गया आपका 46, 46 प्राइम नंबर हो जाएगा 1 से लेकर 200 तक। तो 1 से 50 तक 15 प्राइम नंबर, 50 से 100 तक 10 प्राइम नंबर, अतः 1 से 100 तक 25 प्राइम नंबर, 100 से 150 तक 10 प्राइम नंबर, 150 से 200 तक 11 प्राइम नंबर, अतः 1 से 200 तक टोटल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 46 प्राइम नंबर, यानी 46 प्राइम नंबर्स हो जाएगा। यह था अभाज्य संख्या, इसका सारा विवरण हमने आपको दिया। अब इसमें 3 बात और एक 4 बात आपको ध्यान में रखना है, जो प्रश्न पूछे यहां भी क्षेत्र है, लेकिन हम बताएंगे उस बात को आप ध्यान में रखोगे, किताबी दुनिया में मत जाइए, क्योंकि जैसे बोर्ड एक्सेप्ट करता हर बात को हम बताएंगे आपके समक्ष, जो सही क्या है यह भी बताएंगे आप। तो सबसे पहला इसके बाद जो हम पढ़ेंगे इसी से रिलेटेड है ट्विन प्राइम नंबर्स। क्या, ट्विन प्राइम नंबर्स, इसको हिंदी में कहा जाता है जुड़वा अभाज्य, कहा जाता है मेरे भाई जुड़वा अभाज्य संख्या, ट्विन प्राइम नंबर।
जुड़वा अभाज्य संख्या। देखो मेरे भाई, ट्विन प्राइम क्या होता है, आपको रेलवे के एग्जाम में कई बार पूछा हुआ यह प्रश्न मिलेगा। तो आज से अगर प्रश्न आए और हम प्रश्न करवाएंगे जो जो पूछा गया है, तो इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ट्विन प्राइम है क्या, जुड़वा अभाज्य का, देखिए वैसी दो अभाज्य संख्याएं, वैसी दो अभाज्य संख्याएं इसके बीच का अंतर, वैसी दो अभाज्य संख्याएं इसके बीच का अंतर 2 हो, वह जुड़वा अभाज्य ट्विन प्राइम्स का। देख लीजिए, जैसे एग्जाम्पल 3, 5 दोनों अभाज्य संख्या, 2 का अंतर है, अंतर कितना का, अंतर 2 का है, जुड़वा अभाज्य है। 5, 7 अंतर 2 का है, जुड़वा अभाज्य है, ट्विन प्राइम। हमने 2, 3 नहीं उठाया, दोनों का दोनों अभाज्य होना चाहिए, और उसके बाद अभाज्य के साथ साथ उसके बीच का अंतर जो हो कितना होना चाहिए, 2 का। 2, 3 नहीं उठाया क्योंकि उसके बीच का अंतर 1 का। 11, 13 देखिए 2 का अंतर है, यह भी ट्विन प्राइम है। 17, 19 2 का अंतर है, यह भी ट्विन प्राइम। 29, 31 दोनों अभाज्य है, दोनों के बीच का अंतर 2 का। 41, 42 अंतर 2 का, यह भी ट्विन प्राइम। यह सब ट्विन प्राइम। 59, 61 यह भी 2 का अंतर है, यह भी ट्विन प्राइम, क्योंकि दोनों का दोनों अभाज्य है और उसके बीच का अंतर 2 है। ट्विन प्राइम समझ गए होंगे आप। दो अभाज्य किसको कहेंगे, वैसी दो अभाज्य संख्याएं के बीच का अंतर 2 हो, वह जुड़वा अभाज्य कहलाता है, ट्विन प्राइम्स कहलाता है। आगे बात, अब इसके बाद देखिए यह दोनों बहुत बड़ा कंफ्यूजन का क्षेत्र। एक है को प्राइम नंबर्स, जिसको हिंदी में कहा जाता सह अभाज्य संख्या, और दूसरा है रिलेटिवली प्राइम, यानी सापेक्षित या अपेक्षित अभाज्य संख्या, सापेक्षित या अपेक्षित अभाज्य संख्या। अब आपको देखिए कंफ्यूजन क्या है। हमने खुद एग्जाम में देखा है कि दोनों को एक ही बार, एक ही तौर तरीका से समझा जाता है बोर्ड के द्वारा, अलग अलग नहीं समझा। यानी जो बोर्ड क्वेश्चन एक्सेप्ट कर रहा है, क्वेश्चन दे करके जो आंसर करेक्ट किया जा रहा है, सीधा दोनों को यह कहता है कि वैसी संख्याएं, दो संख्या भी हो सकता है, दो से ज्यादा संख्या, वैसी दो संख्याएं जिसका एचसीएफ 1 हो, को प्राइम कहिए या रिलेटिव प्राइम। ऐसे बोर्ड के द्वारा प्रश्न जैसा हमने देखा, आंसर उसी तौर पर एक्सेप्ट किया जा रहा है। लेकिन मेरे भाई, दोनों अलग अलग चीज है। हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं, एग्जाम में हम कैसे क्या करेंगे, कंफ्यूजन है तो यह बात पर भी हम चर्चा करेंगे, सब मेरा दायित्व। सुनिएगा, को प्राइम नंबर्स यानी सभाज्य संख्या, देखिए दोनों में फर्क क्या है, फर्क बताएंगे अभी। वैसी दो अभाज्य संख्याएं, वैसी दो अभाज्य संख्याएं इसके बीच का एचसीएफ, यानी जिसका एचसीएफ, एचसीएफ समझते हैं ना आप, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ये सब एचसीएफ का भिन्न भिन्न नाम। एचसीएफ का मतलब होता क्या है, यानी सब में सबसे बड़ा कॉमन टर्म। देखिए एलसीएम एचसीएफ का थोड़ा संक्षिप्त विवरण आपको दे देते हैं, फिर बताएंगे लसा मौसम। लसा का मतलब होता है सबसे कटने वाला, सब छोटी संख्या लसा, जबकि सबको काटने वाला सबसे बड़ी संख्या उसका मौसम, सबसे कटने वाला सबसे छोटी संख्या लसा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लेकिन सबको काटने वाला सबसे बड़ी संख्या उसका औसत। हाँ मेरे भाई, तो दोनों में फर्क क्या है मेरे भाई, समझना कि को प्राइम नंबर्स कहने का मतलब वैसी दो अभाज्य संख्याएं, वैसी दो अभाज्य संख्याएं का एचसीएफ 1। सिंपल सा बात है, अगर दो अभाज्य संख्या, एचसीएफ 1 कहने की कोई आवश्यकता भी नहीं, ऑटोमेटिकली उसका अभाज्य संख्या, उसका फैक्टर 1 और
ही हुआ करता, एक के अलावा तो कुछ होने वाला नहीं है। तो आप इसको दूसरा रूप में परिभाषित कर सकते हैं, अभाज्य संख्याओं का समूह। अभाज्य संख्याओं का यानी वैसी दो अभाज्य संख्याएं जिसका HCF 1 को प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। रिलेटिवली प्राइम नंबर्स क्या है? सापेक्षित या अपेक्षित अभाज्य संख्या। वैसी दो संख्याएं, यहां पर वहां देखिए, वैसी दो अभाज्य संख्याएं, यहां बोल रहे हैं कि वैसी दो संख्याएं जिसका HCF 1 हो, प्राइम में दोनों का दोनों भाज्य होना चाहिए, प्राइम होना चाहिए, लेकिन रिलेटिवली प्राइम में कोई भी दो संख्या हो के बीच का। चलिए एग्जांपल देखिए, यहां दोनों का दोनों अभाज्य है। वास्तविकता बात, अभाज्य कुछ भी कॉमन नहीं होगा, HCF 1 होगा। 5 7 11 13 19 प्रकार का जो पेयर होगा, यह सब का सब। रिलेटिवली प्राइम में हमने ऐसा कुछ नहीं बोला, हमने सीधा बात बोला, वैसी दो संख्याएं जिसका HCF 1 हो, वैसी दो अभाज्य संख्या जिसका HCF 1। इसलिए कोई भी दो संख्या उठाइए, 1 2, एक अभाज्य है तो नहीं, लेकिन यह रिलेटिवली प्राइम है क्योंकि HCF 2 3 3 4 भी आएगा, 4 प्राइम नहीं है, लेकिन हमने क्यों लिया इसको? क्योंकि 3 4 का HCF दोनों में कॉमन टर्म एक। 4 5 3 5 5 6 5 7, समझ गए होंगे दोनों को। एग्जाम में क्या करेंगे उस पर चर्चा हम कर रहे हैं। को प्राइम कहने का मतलब वैसी दो अभाज्य संख्या HCF 1 हो, रिलेटिवली प्राइम कहने वैसी दो। अब देखिए एक बात सुनिए, जितना भी रिलेटिवली प्राइम है सबको आप, एक बात सुनिए आराम से, यानी उल्टा बोल रहे हैं, जितना भी को प्राइम नंबर्स है सबको आप रिलेटिव प्राइम कह सकते हैं। को प्राइम है, HCF तो 1 होगा, तो जितना भी को प्राइम नंबर्स होगा उसको आप रिलेटिव प्राइम तो कह सकते हैं, लेकिन इसका इनवर्स कहना उचित नहीं होगा कि जितना रिलेटिव प्राइम है वह को प्राइम होगा ही, यह कंफर्म नहीं है। जैसे 3 4 यह को प्राइम नहीं हो क्योंकि 4 इसमें प्राइम नहीं है, 4 5 इसमें जो है 4 एक प्राइम नंबर नहीं है, तो इसलिए आपको जो, लेकिन को प्राइम का जितना भी पेयर आपको दिख रहा होगा सब का सब रिलेटिवली प्राइम में आ जाए, तो आप सारे को प्राइम को रिलेटिवली प्राइम कह सकते हैं, लेकिन सारे रिलेटिवली प्राइम को आप को प्राइम नहीं कह सकते। देखो मेरे भाई, हम आपको बता देना चाहते हैं, हमने खुद एग्जाम का प्रश्न देखा है और कई वर्षों से देखते आ रहे हैं, तो बस दोनों को एक ही कंसेप्ट में यूज करके तो वो उत्तर सही हो। बहुत जगह ऐसा है जहां कंफ्यूजन है, बताएंगे बहुत सारा ऐसा, प्लस समस्या का भी कुछ बताएंगे, एक प्रश्न जहां कंफ्यूजन है उत्तर अलग अलग आता है, लेकिन एसएससी बोर्ड क्या उत्तर एक्सेप्ट करती है, तो चर्चा। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए, हम प्रश्न करवाएंगे, मिलेगा कि कौन सी संख्या अभाज्य संख्या, तो आप देखिएगा कि अगर सारे ऑप्शन में इस बात को इग्नोर किया गया हो कि वह दोनों का दोनों प्राइम होबे करेगा, यह कंफर्म नहीं है, यानी प्राइम नंबर को दर्जा नहीं दे करके बस इस बात को अगर लिया गया हो कि HCF 1 हो, तो उत्तर उस, समझ बात को, अपना जिद को नौकरी लेना है, बात को नौकरी चाहिए। दोनों का कंसेप्ट हमने समझा दिया आपको, हकीकत में होता क्या है। जितना भी को प्राइम है सबको आप रिलेटिव प्राइम कह सकते हैं, लेकिन सारा रिलेटिव प्राइम को आप को प्राइम नहीं कह सकते। मैं क्या बोला, बोर्ड में दोनों को एक ही तौर पर समझा जा रहा है कि वैसी दो संख्या HCF 1, इसलिए इस बात को ध्यान में रखना कि अगर प्राइम को प्रधानता नहीं देकर के बस HCF 1 वाला कंसेप्ट है तो उसी के तहत आप उत्तर मार दीजिएगा, अपने ज्ञान का ज्यादा विस्तार वहां मत करने लगिएगा, एक नंबर के चलते
लोग जॉब से और ऐसा एग्जाम का प्रश्न है तो हमने कंसेप्ट आपको बताया। चलिए आगे बढ़ जाइए। अब बात आता है प्राइम ट्रिपलेट का, जिसको अत्रिभाज्य संख्या कहा जाता है। प्राइम ट्रिपलेट प्रश्न तो अभी नहीं पूछा गया प्राइम ट्रिपलेट से, बता देते हैं। A set of three consecutive prime numbers differing by 2 is called a prime triplet. A set of three consecutive prime numbers differing by 2 is called a prime triplet. समझ लीजिए, यह क्या है? एक सेट है। किसका सेट है? कंजुकेटिव मतलब लगातार। तीन वैसे लगातार अभाज्य संख्याओं का इसके बीच, यानी हिंदी भाषी लोग समझ लीजिए, ज्यादा चीज हम हिंदी में ही लिख देते हैं क्योंकि ज्यादा लोग हिंदी बिलोंग करते हैं। बहुत लोग को परेशानी हो जाता है, का मतलब हमको अंग्रेजी नहीं आता, यह बात हम मानते हैं, लेकिन इतना भी खराब नहीं है। टूटा फूटा तो आपको जरूर बता देंगे। एक लोग इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो बहुत सारा जगह प्रॉब्लम होता है, तो हम हर बात को लेके चलते हैं ताकि आपको परेशानी नहीं हो। इंग्लिश भी और हिंदी जहां भी टर्म आएगा हम जरूर दोनों बात। यानी इसको दूसरा रूप में कैसे, हिंदी में कैसे बोलोगे? वैसी तीन लगातार अभाज्य संख्याएं इसके बीच का प्राइम ट्रिपलेट यानी अत्रिभाज्य संख्या। देखिए यह एक बात लिखा हुआ है, द ओनली वन प्राइम ट्रिपलेट इज 357। यह एक इकलौता प्राइम ट्रिपलेट है, इसके अलावा कोई प्राइम ट्रिपलेट होता ही नहीं है। यानी ऐसा तीन लगातार अभाज्य संख्या आपको मिलवे नहीं करेगा। तो क्या डिफरेंस? प्राइम ट्रिपलेट का मात्र एक ही उदाहरण है, वो कौन है? 3 5। द ओनली वन प्राइम ट्रिपलेट इज 357। 35 प्राइम ट्रिपलेट 35। तो यह आपको हमने बता दिया। प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, रिलेटिवली प्राइम नंबर्स, प्राइम ट्रिपलेट। आगे बढ़ा जाए, बात कंपोजिट नंबर्स का हो जाए। अभी हम नेचुरल नंबर को दो भाग में बांट के चल रहे थे ना भाई, क्या देखिए, प्राइम और कंपोजिट। प्राइम पूरा का पूरा क्लियर हो गया। बात कंपोजिट का हो जाए, यानी भाज्य संख्या का हो जाए। एक से बड़ी वैसी संख्याएं जो एक और स्वयं के साथ साथ किसी और संख्या से भी विभाजित। अच्छा, प्राइम में क्या कहते थे? वैसी संख्याएं जो केवल एक से और स्वयं से कटे, यानी वैसी संख्याएं जिसका केवल दो ही फैक्टर हो, एक और स्वयं संख्या। यहां क्या बोल रहे हैं कि वैसी संख्याएं जो एक और स्वयं के साथ साथ किसी और से भी विभाजित हो, यानी वैसी संख्याएं इसका फैक्टर एक और स्वयं संख्या के अलावा कोई और फैक्टर। दूसरा रूप में, एक से बड़ी वैसी संख्या तो अभाज्य नहीं। एक से बड़ी अभाज्य नहीं में एक आ जाएगा भाई। लफ्ज देखिए, एक से बड़ी वैसी संख्या जो अभाज्य नहीं, सबका सब भाज्य। देखिए कंपोजिट नंबर एक नहीं होगा क्योंकि एक का केवल एक ही फैक्टर। दो नहीं होगा क्योंकि दो का केवल दो फैक्टर। तीन नहीं होगा क्योंकि तीन का केवल दो ही फैक्टर, एक और तीन। इसका शुरुआत होता है कहां से? चार से। क्यों? क्योंकि चार का फैक्टर एक, चार का फैक्टर दो, चार का फैक्टर मेरे भाई, यानी इसका फैक्टर, यानी यह संख्या एक से, स्वयं से और किसी अन्य संख्या यानी दो से भी विभक्त है, यानी इसका फैक्टर एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या भी है, इसलिए कंपोजिट नंबर। यानी कहने का मतलब कि एक से बड़ी वैसी संख्याएं जो एक और स्वयं के साथ साथ है ना किसी और संख्या से विभाजित हो, या फिर दूसरा रूप में एक से बड़ी वैसी संख्या जो अभाज्य नहीं हो। अभाज्य नहीं हो, सबका सब क्या हो जाएगा?
और इसका शुरुआत कहां से होता है मेरे भाई? 4 से। 4 आ जाएगा। 6, 5 नहीं, क्योंकि 5 केवल एक और स्वयं से कटता है, कटना चाहिए एक और स्वयं के अलावा किसी और से भी। 6 होगा क्योंकि 6 एक से भी, 6 से भी, 2 से भी, 3 से भी। 7 नहीं, 8, 9 भी होगा। पूछो क्यों? 9 तो एक ऑड नंबर है सर। अरे भैया ऑड इवन हम यहां तो नहीं चर्चा कर रहे हैं। यानी 9 ऐसी संख्या जो एक से कटेगा, स्वयं से कटेगा और इस 3 से भी कटेगा, यानी इसका फैक्टर एक और स्वयं के अलावा कोई और संख्या है। समझ गए बात को? यानी वैसी संख्याएं जो एक से बड़ी तो हो, लेकिन वह एक से, स्वयं से और किसी और संख्या से भी विभाजित हो, वह कहलाता। यहां दो प्रश्न देखिए, एक बार बिहार सचिवालय में प्रश्न पूछा गया था, इससे पहले वाला में, अभी का एग्जाम नहीं, इससे पहले जो बिहार सीजीएल एग्जाम हुआ था उसमें कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, दो कंसेप्ट। सबसे छोटी भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर 4, लेकिन अगर आपसे बोला जाए सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, ऑड भी हो कंपोजिट भी हो, तो वह क्या है मेरे भाई? 9। क्या मेरे भाई? 9। यानी 9 जो है सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या। अब आपसे उपेक्षा करते हैं बात आप प्राइम का और कंपोजिट। चलिए एक लास्ट संख्या है, इस पे डिस्कस कर लेते हैं। यानी संख्या का पूरा समाधान कर दिए, रगड़ के रख दिए संख्या को आपके साथ। अब भी दिक्कत होता है, समझ लीजिए आप कितना मेहनत। लास्ट संख्या है परफेक्ट नंबर्स, इसको हिंदी में है परिपूर्ण संख्या। परिपूर्ण संख्या वैसी संख्याएं जिसके सभी गुणनखंडों का योग, जिसमें संख्या शामिल नहीं हो, संख्या के बराबर। यानी वैसी संख्याएं जिसके सभी गुणनखंडों का योग संख्या के बराबर हो। कब? जब वह संख्या उसमें शामिल नहीं। कब? दूसरा रूप, वैसी संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग संख्या। इसका एग्जाम्पल है 6। मेरे भाई 6 का फैक्टर बताओ, 1, 6 का फैक्टर 2, 6 का फैक्टर 3 और 6 का एक और फैक्टर कितना? 6। देखिए परिभाषित, समझिए बात को। वैसी संख्याएं जिसके सभी गुणनखंडों का योग, अरे भैया किसी भी संख्या के गुणनखंड निकालिएगा, फैक्टर फाइंड करोगे तो उसमें स्वयं संख्या होता, एक भी होता, क्योंकि कोई भी संख्या पृथ्वी पर का हो, किसी से कटे चाहे ना कटे, एक से और स्वयं से तो नहीं है। तो अगर हम संख्या को शामिल नहीं करते हैं, इसको शामिल नहीं करते हैं, तो इसका जो योग आपको दिख रहा है, देख लीजिए, इसका योग आपको क्या मिल जाएगा? 3 2 5 1 6, यानी संख्या के बराबर। क्या मिल रहा है? संख्या बराबर आपको। लेकिन अगर इसके सारे फैक्टर को देखा जाए, अगर हम संख्या को भी जोड़ लें, संख्या को भी जोड़ लें, हाँ संख्या को भी जोड़ लें, सारे फैक्टर को अगर देखा जाए तो 3 2 5 1 6 और 6 कितना होंगे? हम देखिए समझ गए होंगे बात को कि वैसी संख्याएं इसके सभी गुणनखंडों का योग, सारे गुणनखंडों का योग संख्या का दुगना हो, वह कहलाता है परफेक्ट नंबर, परिपूर्ण संख्या। अगर दूसरा रूप में बोलेंगे तो वैसी संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग, जिसमें संख्या शामिल नहीं हो, तब वह जो है केवल संख्या के बराबर होगा। और यह सीमित है। देखिए सिंगल अंक वाला मात्र 6 ही है, 6 के अलावा कोई और परफेक्ट नंबर नहीं है। डबल अंक में 28, ट्रिपल अंक में 496, 4 अंक में आइएगा 8128। ये देखिए बस यहीं तक याद रखिएगा, 3 अंक का ज्यादा से ज्यादा आपसे पूछ कि 2 अंक वाला कौन परिपूर्ण संख्या है, 3 अंक वाला कौन है, तो 4 अंक वाला 8128। इसके बाद का नॉलेज है वह सब देखिए, आपको जानकारी बस जो दायरा होना चाहिए बस वही बात यहाँ पे याद रखिए। ये तो पूछा भी नहीं गया है आज तक, है ना, लेकिन बस आप याद रखिएगा 1 अंक वाला, 2 अंक वाला, 3 अंक वाला, बस 1 अंक वाला 6, 2 अंक वाला 28, इसके अलावा कोई होता ही नहीं 1 अंक में। 28 496, 28 को लेकर के दिखा देते। 28 का टोटल फैक्टर बताओ तो मेरे भाई। 1, 28 2 से भी कटता है, 28 4 से भी कटता है, 28 जो है मेरे भाई
14 से कटता है, सॉरी 7 से भी कटता है, 28 7 से भी कटता है, 28 जो है 14 से कटता है, 28 जो है 28 से कटता है। देखिए अगर संख्या को शामिल करोगे तो इसके सारे फैक्टर का जो संख्या से दोगुना, देख लीजिए यह 3 7 7 14 28, 28 28 कितना है 56। लेकिन अगर संख्या शामिल नहीं कीजिएगा तो इसका योग जो आपको मिलने वाला है यह मिलेगा कितना 28। यानी देखिए अगर वैसी संख्याएं जिसके सभी गुणनखंडों का योग संख्या से दुगना हो, लेकिन अगर संख्या को शामिल नहीं करते हैं तो उसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या के बराबर हो तो इसी को परफेक्ट नंबर कहा जाता है, यानी परिपूर्ण संख्या कहा जाता है। तो यह था पूरे संख्या का संपूर्ण विवरण। अब आते हैं प्रश्न की दुनिया में। आपको पहला टॉपिक में 45 प्रश्न हम करवा दिया था, आज बारी है प्रश्न संख्या 46 से 2-4 प्रश्न बता करके इसका शुरुआत करते हैं। कल केवल प्रश्न बनवाएंगे आपसे। चलिए 46 नंबर देखिए, यह भी प्रश्न पूछा हुआ एग्जाम में, आप देख लीजिए किताबों को उलट उलट करके, या रेलवे के एग्जाम में पहली 200 प्राकृतिक संख्याओं में कितनी विषम अभाज्य संख्याएं हैं? यह 1 से 50 तक 15 अभाज्य, 50 से 100 तक 10 अभाज्य संख्या, 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या, 100 से 150 तक 10 अभाज्य संख्या, 150 से 200 तक 11 अभाज्य संख्या, टोटल 1 से 200 तक कितना अभाज्य संख्या? तो 46 अभाज्य संख्या, 46। लेकिन क्या कह रखा है पहली 200 प्राकृतिक संख्याओं में, प्राकृतिक संख्या समझते हैं 1 से शुरुआत, सारा पॉजिटिव इंटीजर, कितनी विषम अभाज्य संख्या? अरे भैया अभाज्य संख्या के दायरा में हम बोल चुके हैं मात्र एक एकलौता ऐसा सम संख्या 2 है जो इसके दायरा में आता, और इसके दायरा में कोई भी इवन नंबर आता नहीं है। तो 46 में से एक को घटा लीजिए, किसको घटा रहे हैं? 2 को, यानी कितना हो जाएगा? यानी 45 विषम अभाज्य संख्या, 46 टोटल अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य संख्या। देखिए एग्जाम का प्रश्न बुरा देगा, यानी 45 ऑप्शन नंबर मेरे भाई ए। चलिए अगला प्रश्न पर आ जाइए। बस आप लोग हमारे लिए इतना ही कीजिए, अपना कॉपी तैयार करते रहिए, साथ में मस्ती से पढ़ते रहिए, पूरा खत्म कर देंगे मेरे भाई। हम जैसा बोले आपको एकदम उसी पे खड़ा उतरना है हमको, हमेशा उतरते आ रहे हैं 10 साल से, तभी क्या है मेरे भाई। ऑनलाइन की दुनिया में यह मेरा पहला बैच है, लेकिन टेंशन ना ले आप, सारा बात आपको बताया जाएगा। बस आपसे एक विनम्र विनती है, निवेदन है कि आप अपने आसपास के जितने भी पढ़ने वाले लोग हैं उनको भी थोड़ा बताइए, उनको भी स्वाद चखा दीजिए मेरा, ताकि उनको भी बढ़िया लगे। क्यों नहीं बढ़िया लगेगा, बढ़िया बात दे रहे हैं तो बढ़िया बात लगेगा ही, है ना। तो उनको भी बताइए, आप आपके सगे संबंधी जितने भी कजन है सबको बताइए। और बहुत कम ही फी में, मात्र 199 रुपया, यानी इंटरनेट चार्ज जोड़ करके शायद 203 रुपया के आसपास आता है, 203-4 के आसपास इतना रुपया आपको पड़ रहा है। संपूर्ण मैथ्स आपको बताया जा रहा है। तो बस आपका काम है थोड़ा सा मेरे बारे में सब, बस बाद बाकी मेहनत हमारा। आगे आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परमेय संख्या नहीं, रेशनल नंबर नहीं है? तो जिसको पी वाई क्यू का रूप नहीं दे सकते रेशनल, सॉरी जिसको पी वाई क्यू का रूप नहीं दे सकते रेशनल हो जाएगा। परमेय नहीं का मतलब अपरमेय हो गया। जिसको पी वाई क्यू का रूप दे दिए रेशनल, जिसको पी वाई क्यू का रूप नहीं दिए हुआ है रेशनल, यानी परमेय नहीं। अच्छा यह करनी में है 32। अच्छा मेरे भाई इसको अगर सोल्व करें तो इसको क्या लिखेंगे? पर पावर कितना? देखो करनी में जितना लगा होता है उसका मतलब अंदर के मान को उतना भाग में तोड़ी, एक भाग निकाल, स्क्वायर रूट 2 लगा रहा है, इसका मतलब 2 मान में से एक मान बाहर निकालना, तो इसका मान हुआ 2। तो पी बाई क्यू के फॉर्मेट में है, या तो पर में है। अच्छा थर्ड रूट 64 को लिखेंगे 4 का क्यूब, का तो मान 4 है, यह भी इंटीजर के रूप में आ गया। यह भी जो पी वाई क्यू के रूप में, इसको भी आप लिख सकते हैं। 4 रूट 32, आज देखिए इसको लिखना है हमको 32 या 2 पर पावर 5, तो हम 4 भाग में कैसे, यह देखिए। लेकिन थर्ड रूट 27 का जहां तक सवाल है, इसको लिखेंगे 3 पर पावर 3 यानी 3। इसको अब जहां तक लिखने का सवाल है, इसको जानते हैं क्या लिख सकते हैं? 4 2 में से एक 2 बाहर निकाल लीजिए, अब 4 रूट 2 बचे, तो इसका मान देखिए फिर डेसिमल में आ जाए, और यह नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल के रूप में आएगा।
तो यह सब तो पी बाई क्यू के रूप में चला जाएगा, सब का सब रेशनल है, लेकिन यह संख्या क्या है, इरेशनल है, परमेय नहीं है। क्यों? क्योंकि हम इसको पी बाई क्यू का रूप नहीं दे सकते। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है, यानी परमेय नहीं है। हम किसको पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। देखिए 8 इसका मान तो 2 हुआ, 16 का मान 4, 6 1 हो गया। इसी को पी बाई क्यू का रूप हम नहीं दे सकते, यानी 4 को 4 भाग में तोड़िएगा तो इसका मान जो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल के रूप में आ जाएगा। यही एक अपरिमेय संख्या। आगे बढ़ जाते हैं, कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है। 1728 किसका क्यूब होता है, 12 का। यह टर्मिनेटिंग डेसिमल है, शांत दशमलव है, रुका हुआ है, इसको तो पी बाई क्यू का रूप हम दे ही सकते हैं, दशमलव को हटाएंगे उसके विपरीत सुनिए। आई का मान 3.141592 समथिंग समथिंग, हमने आपको पहले भी चर्चा करवा दिया है कि 22/7 इज अ रेशनल, लेकिन पाई इज अ इरेशनल। पाई क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, यानी परमेय नहीं है। कौन परमेय नहीं है, तो पाई परमेय नहीं। कौन परमेय नहीं है, तो पाई परमेय नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका मान जो होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। आगे बढ़ जाते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और किसी भी पूर्ण संख्या यानी जीरो को छोड़कर, होल नंबर समझते हैं ना, जीरो से शुरुआत होता है और ऋणात्मक पूर्णांक जितना भी है नॉन निगेटिव इंटीजर सबको पूर्ण संख्या, जीरो को छोड़ देंगे तो क्या बच गया आपके पास, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। अगर इसके किसी भी संख्या में सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या, 2, अगर हम 2 से किसी भी संख्या में गुना करेंगे मेरे भाई, तो यह फॉर्मेट, यह जो संख्या मिलेगा वह 2k के प्रारूप का मिलेगा, यानी एक सम संख्या के रूप में मिलेगा। सम संख्या हमेशा सम संख्या, ऑप्शन नंबर सी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है और 2 से किसी भी संख्या में गुना करेंगे जीरो को छोड़ करके तो प्राप्त संख्या 2k के फॉर्म में होगा, यानी एक सम संख्या के रूप में होगा, ऑप्शन नंबर सी। कहता है ध्यान दीजिएगा, 50 और 80 के बीच, ध्यान देना मेरे भाई, 50 और 80 के बीच की अभाज्य संख्याओं का योग का पता लगाएं। चलिए देखते हैं, 50 और 80 के बीच में सब बात आपको बताएं। देखिए चले जाइए बैक आप, पूरा बात आपको हम बताए हैं। देखिए इसमें एक्चुअली क्या है, अभाज्य संख्या में थोड़ा सा, इसमें आप सम विषम को देखते हैं तो 2-2 के डिफरेंस पर मिलता है आपको, लेकिन इसमें कुछ वैसा कहानी नहीं है कि 2 के डिफरेंस पर भी आ सकता है, 1 के डिफरेंस पर भी आ सकता है, 3 के डिफरेंस पर भी आ सकता है, 5 के डिफरेंस पर भी, 7 के डिफरेंस पर भी। तो इसलिए इसको थोड़ा सा आप 100 तक याद रखिए तो ज्यादा बढ़िया है। तो आपसे क्या बोला है, 50 से 100 कौन कौन हुआ देखो, एक हुआ आपका 53, एक क्या हुआ मेरे भाई 59, यहीं पर सारा लिखा हुआ है। एक हो गया आपका 61, फिर एक हो गया आपका 67, फिर एक क्या हो गया आपका 71, 50 से शायद 80 न था मेरा भाई, 71, और एक हो गया आपका 73, एक क्या हो गया आपका 79। यही बोला गया था आपसे नहीं कि 50 और 80 के बीच जो है ना, सारे अभाज्य संख्या का योग आपसे पूछा गया था। चलिए जोड़ लीजिए, कितना हो गया, तो 9 3 12, एक 13, 7 20, नहीं 20 एक 21 और 3 24, और 9 कितना हो गया, बच गया 3, 10 छो 16 छो 22, 22 7 29 और 7 36, 43, 43 और 3 कितना हो जाएगा मेरे भाई, यानी कितना हो गया आपका 463। कितना मेरे भाई 463 है ना, 53 59 61 67 71 79, नहीं चलिए 463। अब आ जाइए प्रश्न पर, यही था ना, यही था ना मेरे भाई, कौन कौन आ गया सब बात बता दिए, 53 59 61 63 और इसके बाद 71 73 और कितना मेरे भाई 79, यही सब था। 53 हो गया आपका, 59 हो गया, 61, अच्छा 63 नहीं सॉरी 71 या 63 नहीं मेरे भाई, 63 तो देखिए कट जाता है,
यह हो गया आपका 61 के बाद 67, 71, 73 और क्या हो गया आपका 79, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79। इसका जोगफल कितना आया मेरे भाई? 463। उधर जोड़ करके हम सिखा दिए हैं। 463 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? सी नंबर हो जाएगा, है ना। 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79। चलिए, इसको याद रखना है 100 तक, क्योंकि इससे प्रश्न पूछा जाता है और आपको सहूलियत हो जाएगा। 100 तक याद रखना है। चलिए देख लीजिए इसको, 53, 59, 61, 67, 71, 73, है ना, 79, यानी 463 जोड़ करके पीछे सिखा दिए हैं। चलिए आ जाइए, आज का यह लास्ट प्रश्न है। आज बहुत बात हमने आपको बताया। चलिए, कहा था निम्न में से कौन सी जोड़ी ट्विंस प्राइम्स की एक जोड़ी है? ट्विंस प्राइम आप समझ रहे हैं, जिसको हिंदी में कहा जाता है जुड़वा अभाज्य। क्या कहा जाता है मेरे भाई? जुड़वा अभाज्य। क्या सिखाए थे? वैसी दो अभाज्य संख्या जिसके बीच का अंतर 2 हो। चलिए, और जोड़ी नहीं है ट्विन प्राइम, तो देखिए 2 के अंतर पे है, दोनों अभाज्य है। ये तो ट्विंस प्राइम है। 71, 73 दोनों अभाज्य, 2 का अंतर है, ठीक है। देखिए इन दोनों में 2 का अंतर है जरूर, लेकिन 133 जो है वह प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि 7 से भी कटता है, 19 से भी कट रहा है। प्राइम नंबर तो केवल 1 से और स्वयं से ही कटना चाहिए। तो कौन सी जोड़ी ट्विंस प्राइम्स की जोड़ी नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी। और बाद बाकी अभी 2 के डिफरेंस पर दोनों का दोनों अभाज्य है, तो सब का सब ट्विंस प्राइम है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है ट्विंस प्राइम्स का उदाहरण नहीं है, यानी जुड़वा अभाज्य नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो